रंग दे तो मोहे। जब इसे दुल्हन बनाकर आईने के सामने खड़ा किया गया तो वो अपना आजरा हुआ रूप देखती ही रह गई। शहर के सबसे बेहतरीन पार्लर और ब्रांडेड मेकअप ही इसके चेहरे की वीरानी को मिटा नहीं पा रहा था। सिल्वर कलर का कामदार लहंगा इसकी बदन पर चुभ रहा था। अशरा, आप ही थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मौलवी साहब आ रहे हैं। छोटे मामू की नम्रा की आवाज इसे सुनाई दी। इसने मुस्कारे से बोझल पलकों के नीचे दो सियाह पत्थरों को जुम्बिश देकर पलकें उठाएं, गोया सामने वाले को पत्थर करने का इरादा है। मौलवी साहब के आने तक वो खुद को संभाल चुकी थी। सामने सोफे पर वो भी बैठा हुआ, पेशानी पर बिखरे सिल्की बालों की वजह से इसकी शक्ल तो नहीं वाज़ेह थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर फूलते नथने और भिंचे हुए होंठ इसकी अंदरूनी हालत का साफ पता दे रहे थे। इसे खुद से ज्यादा इस पर तरस आया। क्या उसने कभी उसे सोचा था कि इसकी शादी ऐसी लड़की से होगी? उसका तो कोई कसूर नहीं था, फिर उसे क्यों सजा दी जा रही थी? न जाने कितने दिन टिकेगा ये रिश्ता। इसके चेहरे पर एक बेबस सी मुस्कुराहट फैल गई। कपड़े तैयार करो अदी, हमारे 1-2 दिन में हम आशी से मिलने जाएंगे। तबरीज मुल्क ने दूध में जलेबी डालकर खाते हुए अपनी अहलिया से कहा। जी ठीक है, मगर आप क्यों जा रहे हैं? बच्चों में से किसी को भेज देते। वैसे भी अभी हफ्ता भर पहले ही तो उसे हॉस्टल छोड़कर आए हैं। इनकी सेहत के पेश नज़र इन्होंने मना किया। अरे नहीं भाई, हम बिजनेस के काम बच्चों के हवाले कर सकते हैं, ज़मीनों की जिम्मेदारियां कर सकते हैं, मगर अपनी इकलौती बेटी की सारी जिम्मेदारियां हम खुद उठाएं। वैसे भी एक हफ्ता गुजर गया हमारा इससे मिले बगैर। इन्होंने एक हफ्ते पर जोर देते हुए कहा। रोज़ तो वीडियो कॉल करती ही आपकी लाडली, उसी से बात करने के लिए तो आपने स्मार्टफोन लिया, वरना मेरा बेटा अमेरिका से कहता रह गया। मगर आपको फजूल लगता था कि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम चौखटा सजाकर बैठ जाएं फ़ोन के आगे। इन्होंने शिकवा किया। वो मुस्कुराते हुए लस्सी पीने लगे। आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। इससे पहले तक सिर्फ एडमिशन्स हो रहे थे, बाकायदा पढ़ाई अब जाकर शुरू हो रही थी। सबसे पहले आप सब अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मुशफिक से शफीक सर ने अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रखा और हाथ बांध कर क्लास में टहलने लगे। चलिए आप शुरू कीजिए, इन्होंने सबसे पीछे बैठे लड़कों से कहा। वो डरते डरते उठे, मगर सर के दोस्ताना रवैये ने इनके झिझक को काफ़ी ख़त्म कर दिया था। वो सब काफ़ी फ्रैंक होकर जवाब दे रहे थे। आप बताएं अपना नाम। इन्होंने सबसे आखिर में सबसे पहली सीट पर एक लड़की के साथ बैठी हुई अशरा से कहा, जो कि अपने स्कार्फ की पुनर्सीट कर रही थी। गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। अशरा तबरीज मुल्क, इसने एतिमाद से बताया। वेरी नाइस नीम बेटा, क्या मानी है इसके? इन्होंने अपनी मखसूस सकराहट के साथ पूछा। 10वां टेनथ, ये अरबक नीम है सर। सुर्ख स्कार्फ के हाले में उसका चेहरा जगमगाया। इतना यूनिक सा नाम किसने रखा आपका? इन्हें शायद उसका नाम बहुत पसंद आया। मेरे फादर ने एक्चुअली अपने 9 भाइयों के बाद में 10वें पैदा हुई, इसलिए बाबू जी ने मेरा नाम अशरा रख दिया। बताते हुए इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। आलीजा ने दिलचस्पी से इस यूनिक नीम वाली यूनिक सी लड़की को देखा। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले शायद ऐसे ही लोग होते। शफीक सर अब खलकर हंसे। क्लास में भी सबके होंठों पर मुस्कुराहट थी। बाबू जी की कॉल। क्लास से निकलते ही उसने बैग से फ़ोन निकाला तो परेशान हो गई। अस्सलामु वालेकुम बाबू जी। इसने दोबारा कॉल मिलाई। वालेकुम अस्सलामु, जीती रहो मेरी बची। इन्होंने दुआ दी। खैरियत तो है बाबू जी, इतनी सारी कॉल्स? इसने परेशानी से पूछा। अरे बेटा, हसब मामूल, हमने सोचा कि तुमसे बात कर लें। सुबह सुबह असलाए फ़ोन लगाया मगर उठ ही नहीं रहा था, हम परेशान हो गए। फिर साद ने बताया कि वो क्लास में होगी, तब थोड़ा सुकून हुआ हमें। इन्होंने तफसील से बताया। हमें क्लास में थी बाबूजी, असलाए फ़ोन साइलेंट था। वो चलती हुई बेंच पर बैठ गई। कैसा गया पहले दिन का सबक? इन्होंने इश्तियाक से पूछा। सबक नहीं पढ़ाया बाबूजी, बस तारुफ करवाया था। वो हंसी रोकते हुए बोली। अम्मा कैसी हैं? उसने माँ के बारे में पूछा। ठीक है, सुबह में मुझसे शिकायत कर रही थी कि मेरा बेटा जब इतनी दूर से वेडी वकाल के लिए कहता तो आपको वक्त का ज़िया लगता था, अब अपनी बेटी के लिए कैसे मोहब्बत जागती है। इन्होंने हंसते हुए बताया। अच्छा अम्मा को क्या तकलीफ है? वो हंसी। और दादी अम्मा कैसी हैं? इसने दादी के बारे में पूछा। वैसे ही हैं, कमज़ोर। रोज़ मुझे डांटती हैं कि क्यों जवान लड़की को शहर भेज दिया, बस जितना पढ़ लिया था काफ़ी था, ज़माना इतना ख़राब है। इन्होंने माँ की कई बातें बता दें। मुझे पता है बाबूजी, आपने मुझे पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ शहर पढ़ने के लिए भेजा है। मैं आपके मान पर एक हरफ नहीं आबेदोनेगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसने अज़्म से कहा। हाँ मेरा बच्चा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुदा तुम्हें हर बलाओं से बचाए। इन्हें बेटी की बात ने काफ़ी सुकून दिया, वरना अम्मा जान की बातों से वो थोड़ा परेशान हो गए थे। पहले दिन यूनी में इतना टाइम लग जाने की वजह से वो काफ़ी थक गई थी। असले लास्ट पीरियड तक इसकी हालत जवाब दे गई। रोमीसा, चलो फ्रेश होकर आते हैं।
इसने अपनी रूममेट रोमिसा से कहा, जो अव्वल दिन से इसके साथ थी। वो तकरीबा दोस्त ही बन चुकी थीं। रोमिसा को भी थकन का एहसास हो रहा था। असलाए दोनों ही फ्रेश होने वाशरूम की तरफ चली आईं। अशरा ने स्कार्फ खोल कर ढीला किया और ठंडे पानी से कई बार मुंह धुला। अब जाकर थोड़ा तबीयत फ्रेश हुई है, रोमिसा ने पैर धलते हुए कहा। हमारे यहाँ खेतों में ट्यूबवेल रहता है। जब भी मैं भाइयों के साथ खेतों पर घूमने जाती तो ट्यूबवेल पर मैं हाथ पैर जरूर धलती थी। ठंडे ठंडे पानी से धुलूं तो ऐसा लगता था कि सारी थकन उतर गई। वो दोनों बातें करती हुई वॉशरूम साइड से निकलकर बाहर आ गईं। बेतहाशा गोरी रंगत स्कार्फ ढीला होकर दोपट्टे की तरह से इर्द गिर्द खूबसूरत हाला बनाए हुए था। एक साइड से झनकती सुर्खी माइल बालों की लटें वो हाथ धलते वक्त चढ़ाई गई आस्तीन नीचे कर रही थी। आलीजा मबहूत सा होकर उसे देखता रहा। वो अब पन्नों की मदद से अपना स्कार्फ सही कर रही थी। वो दोनों धीरे धीरे चलती हुई क्लासरूम में आ गईं। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है और तुम यहाँ मोबाइल पर मसरूफ हो, परवेज साहब ने दांत कुचकिचा कर कहा और बराह रास्त अपनी आवाज़ धीमी रखी, क्योंकि तबरीज साहब वहीं बैठे अपना हिसाब किताब देख रहे थे। क्यों परेशान हो रही हैं? घर में जब तक मैं रहता हूँ वो मुझे परेशान करती हैं, जब घर से बाहर आ जाता हूँ तो परेशान होने लगती हैं। तो अब मैं समय क्या कर सकता हूँ? इसने बेजारी से कहा और दोबारा फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। परवेज साहब को गुस्सा तो बहुत आया, मगर भाई साहब के सामने जब्त कर गए। इनकी 5 बेटियों के बाद ये इकलौता बेटा 15 साल की उम्र में ही इन्हें तगनी का नाच नचा देता था। क्या बात है परवेज, क्यों डांट रहे हो बच्चे को? तबरीज साहब ने नोट किया कि वो काफ़ी परेशान हैं। क्यों ना डांटो भाई साहब, इम्तिहान शुरू होने वाले हैं मगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, दिन भर मोबाइल लिए पड़ा रहता है बस। इन्होंने बेजारी से कहा। ऐसा क्या मिल जाता है पढ़ लिख कर? आखिर आप दोनों भी तो नहीं पढ़ रहे हैं। इसकी आवाज़ तेज हो गई। तबरीज साहब ने हैरत से इस 15 साल के बच्चे को देखा। इनकी अपनी औलाद जैसे कि औलादें जवान हो रही हैं, इन्होंने कभी उनके सामने निगाह नहीं उठाई और ये इतनी तेज आवाज़ में बात कर रहा है। हमारे ज़माने में और तुम्हारे ज़माने में फ़र्क? फिर हम नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए ना चाहते हैं कि तुम भी जाहिल रहो। फिर तुम्हारे सारे बहनोई भी पढ़े लिखे हैं। तबरीज साहब ने अपने फितरत के खिलाफ तहम्मुल से अपने बेटों का हवाला देकर समझाया। घर पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है और कोचिंग के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोला। कोई बात नहीं बच्चे, उस बार छुट्टियों में आशी आए तो कहूँगा कि तुम्हें भी पढ़ा दिया करे। इसके तो बड़े अच्छे नंबर आए थे जब वो तुम्हारे क्लास में थी तो, इन्होंने फ़ख्र से बताया। शुरू हो गया आशीनामा। इसने बेजारी से सर झटका और दोबारा मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। तबरीज साहब इसकी बदतमीज़ी पर खोल कर रह गए। खुद परवेज साहब का दिल चाहा कि उसे एक थप्पड़ तो लगा ही दें। क्या हवा, ऐसे क्यों बैठी हो? डब्बे से अचार निकालते हुए रोमिसा ने उसे बुरा सा मुंह बनाए देखा तो पूछ बैठी। कुछ नहीं, मूड खराब है, बाबूजी का फ़ोन आया था। वो मुंह बनाकर लेट गई। क्या खैरियत है? इसे टेंशन हुई। मेरे चचा का सारे जहां का आवारा बदतमीज़ बेटा। खैरियत, उसी से तुम्हारी शादी तो नहीं तय कर दी? वो दिल पर हाथ रखकर बोली। बेवकूफ़, अभी वो सिर्फ 15 साल का है। इसे हंसी आ गई। ओह अच्छा, आगे बोलो। वो बदमज़ा हुई। इसके बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, बाबूजी का हुक्म आया है कि इस बार छुट्टियों में मैं इसे पढ़ाऊं। वो बहुत चुंझलाई हुई थी। तो तुम ही क्या मसला, पिछला सब भूल गई हो क्या? इसने मशकूक अंदाज में उसे घोरा। अफवाह नहीं भई, असल में मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद हैं। मेरी 5 भाभियाँ इसकी बहनें हैं, मगर मुजाल है जो बड़ी बहनों का ज़रा भी अदब हो। बहनों को तो छोड़ो, वो तो चाची चचा को भी नहीं बख्शता। इसके लहजे में करेले घले हुए थे। छोड़ो ना, तुमसे ढंग से पढ़ेगा तो पढ़ाना, वरना भाड़ में जाए। कह देना बाबूजी से कि मुझे नहीं पढ़ाना है। इसने लापरवाही से कहा। मम खैर चलो सो जाते हैं, सुबह लाइब्रेरी जाना है। इसने तकिया बराबर किया। मम में खाना खाई, अभी थोड़ा टहल लूं। इसने प्लेट साइड में रखा। ठीक है, मगर ज़रा जल्दी आना, वरनी सुबह में तुम उठती नहीं हो। इसे हिदायत करके वो सो गई। समझा दो अपने लाडले को, मेरे साथ तो बदतमीजी करता ही है, भाई साहब का भी कोई लिहाज नहीं करता। खाने की टेबल पर वो गरज रहे थे। अब क्या कर दिया उसने? नाइला बेगम तनक कर बोली। पूछो इससे क्या किया है? भाई साहब के सामने बोल रहा था कि आप दोनों भी तो नहीं पढ़े लिखे नहीं हो, इतने आराम से तो रह रहे, पढ़ाई इतनी भी ज़रूरी नहीं है। इन्होंने खूनखार नज़रों से घोरा। हाँ तो क्या गलत कर दिया है? एक ही तो बेटा है हमारा, क्या पढ़ाई लिखाई में जान खपाए? इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। तुम तो हो ही जाहिल औरत, तुम्हें क्या पता पढ़ाई की कदर? इन्होंने इनकी अकल पर मातम किया। हाँ तो जैसे आपने लंदन से डिग्री हासिल कर रही। इन्होंने ठट्ठा लगाया। मोनस भी खलकर मुस्कुराया। भाई साहब के बच्चों को देखो, सब पढ़े लिखे हैं। इसकी मुस्कुराहट इन्हें और खोला गई।
हम मगर जितनी इनकी सैलरी है इसकी दोगुनी बाबूजी की इनकम है, तो फ़ायदा में कौन हुआ, पढ़ा लिखा या जाहिल। और वैसे भी क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जसमी वो अपनी ज़िंदगी के ज़रा ज़रा से फ़ैसलों के लिए बाबूजी के मुहताज रहीं। इसने साफ अपने बहनोइयों पर तनज़ किया। नाइला बेगम ने निगाहों ही निगाहों में बेटे का चेहरा चूमा। परवेज़ साहब ने उन्हताई अफसोस से अपनी ज़बान दराज औलाद को देखा और हाथ में पकड़ी रोटी वही टेबल पर पटक कर बाहर चले गए। दफ़ा करो, नाइला बेगम ने सर झटका। वो भी इत्मीनान से खाना खाता रहा। रोमीसा उठो भई, जल्दी करो, हमें आज लाइब्रेरी जाना था। वो नहा कर निकली तो रोमीसा को यूं ही सोता पाकर चीखी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। अब इतनी भी सोयरा नहीं यार, इसने जमाई लेते हुए कहा। इतना सोयरा नहीं है, 7 बज चुके हैं। इसने फ़ोन बिल्कुल इसकी आंख के पास करके टाइम दिखाया। अभी चलते हैं ना, वो अंगड़ाइयाँ लेती हुई बोली। अशरा ने उसका इरादा समझकर उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती खींच खांच कर वॉशरूम में धकेल दिया। रोमीसा जब तक वॉशरूम में थी उसने झटपट चाय बना ली, इतनी सोयरे नाश्ते का मूड नहीं हो रहा था। रोमीसा अभी तक नहीं निकली थी। उसने चाय को ढका और अपनी और रोमीसा की इधर इधर बिखरी किताबें समेटी और बेडशीट झाड़ कर दोबारा बिछाई। तब तक रोमीसा नहाकर निकल चुकी थी। दोनों ने चाय पी और लाइब्रेरी के लिए निकल गईं। अम्मा जान, आप हमसे अभी तक नाराज़ हैं? नाश्ते की टेबल पर खामोश बैठी किश्वर बेगम को देखकर कहा। नहीं, नाराज़गी कैसी, वो संजीदगी से नाश्ता कर रही थीं। अम्मा जान, हम जानते हैं कि आप आशी के शहर जाकर पढ़ने के खिलाफ थीं, मगर अम्मा जान हम अपनी बेटी की गारंटी देते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इन्होंने इनका हाथ पकड़ा। ए मियां, कल को उसका कोई तलबीगार आ गया दरवाजे पर तो किस मुंह से हाँ करोगे और क्या खाकर मना करोगे? इन्होंने इनके हाथ झटके। हमारे घर में शादियां माँ बाप की मर्जी से होती हैं, बच्चों की नहीं। हमने अपने 5 बेटों की शादियां अपनी मर्जी से की है, आगे जो 4 हैं इनकी भी अपनी मर्जी से ही करेंगे। फिर जब हम बेटों को ये इजाज़त नहीं दिए तो आशी तो फिर भी बेटी है। इन्होंने फैसला के अंदाज में कहा। मगर वो लाडली भी तो है तुम्हारी, याद रखना अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो तुमसे आराम से मनवा लेगी। इन्होंने इनसे तंजिया कहा। लाड प्यार अपनी जगह है अम्मा जान, मगर इज्जत का सौदा हम कभी नहीं करने देंगे। उनके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। एक पल को तो किश्वर बेगम भी पतरा सी गईं। वो देखो आलीजा, रोमीसा ने लाइब्रेरी में दाखिल होते ही इशारा किया। कौन आलीजा? वो हैरत से बोली। अरे वो सामने देखो, उसने सामने इशारा किया। इसने पहचान लिया, उसे क्लासरूम में देखा था मगर नाम नहीं जानती थी। चलो उसी के पास बैठकर नोटिस बनाते हैं, लड़कियां बता रही थी बहुत ज़हीन है। रोमीसा ने मशवरा दिया। जान ना पहचान नोटिस बनाने पहुंच जाए पागल। उसने इसकी अकल पर मातम किया। अफवाह जब मिलेंगे तब ना जान पहचान होगी, और वैसे भी मार्क्स अच्छे लाने हैं तो अच्छे स्टूडेंट्स से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अब चलो भी। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ खींचती ले आई। अस्सलामु वालेकुम। टेबल पर पहुंचकर दोनों ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलामु। इसने चौंक कर सर उठाया तो हैरत ज़दा रह गया, वही रेड स्कार्फ वाली लड़की। अशरा तबरीज़ मुल्क यहाँ। वो ज़ेर लब बुड़बड़ा। बैठे आप लोग। इसने सामने रखी चेयर्स पर इशारा किया। हम आज लाइब्रेरी में नोटिस बनाने आए थे, सोचा कि आपसे कुछ हेल्प ले लें। रोमीसा बैठते हुए बोली। शेवर वाई नॉट, वैसे आपका नाम? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। कमाल है, अशरा का नाम याद है मेरा नहीं, जबकि मैंने भी इस दिन क्लासरूम में बताया था। वो सख्त बुरा मान गई। वो एक्चुअली इनका नाम थोड़ा यूनिक है और ये 9 भाइयों की इकलौती बहन भी हैं। आखिरी जुमला कहकर वो रुक गया। अशरा कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी। बात सुनो। वो क्रिकेट मैच खेल कर वापस आ रहा था, गली में मुड़ते ही उसने जोर से पुकारा। जी। वो डरते डरते पीछे मुड़ी। अकेली कहाँ से आ रही हो? इसने इसकी सफ़ेद पड़ती शक्ल को देखा। जी, दोस्त के घर गई थी कंबाइन स्टडी के लिए। इसने सर से ढलकते दोपट्टे को सही किया। तो किसी भाई बहन को साथ ले लेती, अकेली जाने की क्या ज़रूरत थी? इसने डपटते हुए कहा। 13 साला नमीरा काम गई। जी, आइंदा से ख्याल रखूंगी। वो कामती आवाज़ में बोली। खुद से महज 2 साल बड़े मोनस को देखकर इसकी सांस फना होने लगती थी। उसका रोब ही कुछ ऐसा था कि सामने वाला सर भी ना उठा सके। ठीक है जाओ, और हाथ सिर्फ दोपट्टे से काम नहीं चलेगा, चादर लेकर निकला करो। इसके सरापे पर एक गसीली निगाह डालकर उसने सख्ती से कहा। जी ठीक है। इस घर की तरफ तकरीबा दौड़ लगा दी। मोनस मुस्कुरा कर रह गया। कमसनी की मोहब्बत ऐसी ही ज़बरदस्त होती है। तुम बस मेरी हो नमी और तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। वो ज़रलब बुड़बड़ा। वो सब पढ़ने में बिजी थे। अशरा के फ़ोन की रंग ने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। बाबूजी का फ़ोन है, रिसीव करना ज़रूरी है। इसने माजरत करते हुए कहा। बिल्कुल। आलीजा ने उठाने का इशारा किया। अस्सलामु वालेकुम बाबूजी।
इस बेर फोन रिसीव करते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलामु, जीती रहो, क्या कर रही थी? इसकी आवाज़ सुनते ही वो खुश हो गए। कुछ नहीं बाबूजी, लाइब्रेरी आई थी पढ़ने के लिए, इसने बताया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताना, इन्होंने शफकत से कहा। नहीं बाबूजी, कोई मसला नहीं है। अरे ये आप गलत जा रहे हैं आली। इनकी बात का जवाब देते हुए उसने गलत फार्मूला हल करते आलीजा को टोका। ओह सॉरी, आलीजा अपनी बेवकूफ़ी पर हंसा। किसी लड़के की आवाज़ सुनकर वो सुन रह गए। ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो। वो थोड़ा परेशान हो गए थे इसलिए जल्द ही फ़ोन काट दिया। वो फार्मूला की तरफ मुतवज्जह हो गई और मिनटों में ही फार्मूला सही कर दिया। आलीजा का दिल इसकी खूबसूरती के साथ ही इसकी जहानत से भी मुतासिर हो गया। दिल इसकी मोहब्बत में डूबता हुआ महसूस होने लगा। क्या बात है नमीरा, तुम इतनी सुस्ती से क्यों लेटी हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? नगमा ने उसे बरामदे में तख्त पर लेटे देखा तो पूछने लगी। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा, ये थक गई हूँ। इसके चेहरे पर थकन सी थी। तो बेटा इतनी सवेरे क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने जाने की, शाम तक चली जाती। इन्होंने इसके बिखरे बाल समेटे। सुबह सवेरे अच्छी पढ़ाई होती है अम्मी, फिर शाम में बहुत लड़के हो जाते हैं गली में, जैसे कदम नहीं उठते हैं। वो बेजारी से बोली। हाँ ख तो ठीक रही हो, इन लड़कों को तो जैसे और कोई काम नहीं है। इन्होंने भी अफसोस किया। अम्मी वो मेरे चादर ले दे, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह बाहर निकलना। वो झिझक कर बोली। मगर बेटा अभी तो तुम बहुत छोटी हो, क्या करोगी चादर? इन्हें बहुत हैरत हुई। अम्मी वो रास्ते में लड़के घूरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मनमनाते हुए बोली। अच्छा ठीक, दे दोनगी चादर करनक में रखी है, नहीं निकाल कर धूप दिखा दो। इसके एहतियात पर वो मुस्कुरा दें। आशी किसी लड़के के साथ क्यों पढ़ रही थी? क्या कॉलेज में लड़कियां नहीं हैं? इनके दिमाग में बस यही बात चल रही थी। हो सकता है पढ़ाई में मदद ले रही हो सिर्फ। इन्होंने दिल को तसल्ली दी। मगर उसी तरह की दोस्ती और मदद से ही बात आगे बढ़ती है। वो फिर बेचैन हुए। मगर आशी ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बेवकूफ़ थोड़ी है जो ऐसी हरकत करेगी कि वो अपने घर के माहौल को नहीं जानती। इन्होंने एक बार फिर खुद को तसल्ली दी। अब जब मखलूत इदारे में तालीम के लिए भेजा है तो इतना तो बर्दाश्त करना ही होगा। इन्होंने खुद को पुरसुकून करने के लिए सिगार जला लिया और धीरे धीरे इसके धुएं में अपने शुकूक व शबहात को भी हराने लगे। मोनस, मुझे घर छोड़ दो, कुलसूम ने फ़ोन पर बिजी मोनस से डरते डरते कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अभी टिका सा जवाब दे देगा। यहीं 2 कदम पर तो है आपका घर और अब इतनी उम्र हो गई है आपकी, इतना भी क्या डरना। वो झुंझला गया। तुम्हें पता तो है बाबूजी नाराज़ हो जाएंगे। इसने बेबसी से माँ की तरफ देखा। हीन खुद की बेटी को गैर मर्दों के साथ पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिए और बहुएं जो कई बच्चों की माँ बन चुकी हैं उन पे इतनी पाबंदी। इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा बच्चे भाइयों की तरह चला जाना, तुझे पता तो है कि जब शाम तक की इजाज़त मिली है आने की तो ज़रा सी देर होने पर जानी पड़ेगी। माँ ने पचकारा। चलें, वो मोबाइल जेब में डालता खड़ा हवा। तो फिर क्या सोचा है साद ने शादी के बारे में? तबरीज़ मुल्क ने खाने की मेज़ पर अपने छठे बेटे से पूछा। जैसा आप कहीं बाबूजी। साद की सांस अटकने लगी। हम तुम्हारी फूफी की बेटी मारिया ठीक रहेगी? इन्होंने प्लेट में कौफते निकालते हुए पूछा। जो आप बेहतर समझीं। इसकी नज़रें प्लेट पर चुपकी हुई थीं। शाबाश, हमें फ़ख्र है हमारी परवरिश पर, इन्होंने तफाखर से कहा। मगर जी वो मारिया तो अपने साथ के मुकाबले में ज़रा दबती हुई रंगत की है। रज़िया बेगम ने कमज़ोर सा एहतजाज किया। साद कुर्सी खिसका कर चला गया। बेवकूफ़ औरत, तुम्हें कब अकल आएगी? इन्होंने इन्हें सबके सामने लताड़ा। मगर मैं गलत क्या कहा है? वो शर्मिंदा सी हो गईं। चलिए उसका रंग ये थोड़ा सा नूला, मगर साद के सामने तो आपको लिहाज करना चाहिए। अभी से उसका दिल इसकी तरफ से मैला हो जाएगा। इन्हें सख्त गुस्सा आया हुआ था। मैं समझा दौनेगी साद को। वो मनमनाते हुए बोलीं। चाहे वो समझीं या ना समझीं, शादी तो इनकी वहीं होगी जहां हम चाहते हैं। इन्होंने हमेशा की तरह फैसला सुना दिया। जी। वो हमेशा की तरह सर झुका गईं। रोमिसा, अशरा, आलीजा तीनों का एक ग्रुप बन गया था। वो अक्सर लाइब्रेरी में साथ ही साथ रहते। आज रात में आलीजा की बर्थडे असले उसने अपने घर पर पार्टी रखी थी। प्रिंसिपल से उसने परमिशन ले ली थी कि इसकी क्लास फेलोज जो हॉस्टल में रहती हैं वो भी जाएंगी। बहुत ज़्यादा कहने पर इन्होंने परमिशन दे दी। अशरा, तुम कौन सा कपड़ा पहन कर जाओगी? रोमिसा अपने नए कपड़ों का सूटकेस फैलाए बैठी थी। मैं कहाँ जा रही हूँ? फ़ोन पर बिजी अशरा ने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों नहीं जा रहे? वो वहीं से चीखी। वो कुछ नहीं बोली, बस बेड पर लेटी टांगें हिलाती रही। आखिर क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रहे? वो कपड़े पटक कर इसके पास आई।
मैं बाबूजी से पूछे बना नहीं जा सकती और वो किसी लड़के की बर्थडे पार्टी तो कभी नहीं अटेंड करने देंगे। इसका चेहरा बुझा हुआ था क्योंकि अलीजा ने उसे बतौर खास इनवाइट किया था और अब इसकी आंखों में छपी तहरीर वो बखूबी समझ गई थी, ना चाहते हुए भी वो उसकी तरफ खींची जाती थी। न जाने क्यों जब मोहब्बत होती है तो दिल ये भूल जाता है कि हम किस खानदान से हैं। तुम अपने बाबूजी को फोन लगा कर दो। वो इसके बराबर में लेट गई। वॉट तुम पागल हो गई हो, तुम बाबूजी अलीजा की बर्थडे पर जाने की परमिशन लोगी? वो उठकर बैठ गई। नहीं, हम उनसे किसी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन लेंगे। इसने आंख मारी। इसने हंसते हुए उसे नंबर मिला कर दे दिया। रंग हो रही। फोन कान से लगाते ही वो उठ बैठी। अस्सलामु वालेकुम बाबूजी। उसने भी बाबूजी कहना ही मुनासिब समझा। वालेकुम अस्सलामु। वो समझ गए कि ये अशरा की वही दोस्त है जिसका वो अक्सर जिक्र करती है। कैसे हैं आप? इसने खैरियत पूछी। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम कैसी हो बटिया? इन्होंने शफकत से पूछा। मैं ठीक हूँ बाबूजी, वो असल में हमें आपसे एक परमिशन लेनी थी। वो मदाए पर आ गई। बोलो। वो संजीदा हुए। वो हमारी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी है, अशरा भी इनवाइटेड है। प्रिंसिपल और वार्डन ने परमिशन दे दी है, बस आपकी परमिशन की ज़रूरत है। इसने अशरा की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, चली जाए अशरा भी। कुछ देर सोचने के बाद इन्होंने इजाज़त दे दी। वार्डन और प्रिंसिपल ने जब इजाज़त दे दी है तो सब देखभाल कर दी होगी। बच्चियां शौक से फ़ोन की हैं तो दिल तोड़ना मुनासिब नहीं। थैंक यू बाबूजी। अशरा ने फ़ोन पर ही किस किया। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं बैठक में हूँ, सब लोग हैं। इन्होंने फ़ोन काट दिया। अशरा थी क्या बाबूजी? उनके बड़े बेटे ताहिर ने पूछा। हाँ, शी ही थी, इसकी किसी दोस्त की सालगिरह की दावत थी तो उसी की इजाज़त लेने के लिए सिफारिश लगवाई थी अपनी किसी दोस्त से। वो हंसे। बहनोई के पास उनके फ़ोन के कुछ फंक्शंस ठीक करते मोनस के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। वो बैठक से निकला तो गार्डन की तरफ चल पड़ा। घर जाने का मूड नहीं हो रहा था। थोड़ी देर वहां बैठकर वो गेम खेलने लगा। शाम के साए फैलने लगे थे। वो शायद आज शाम में कंबाइंड स्टडी के लिए गई थी। काली कलर की बड़ी सी शाल में भी वो अपने दुबले पतले नाजुक से वजूद को छुपा नहीं पा रही थी। चादर का एक कोना जमीन पर उसके कदमों के निशान मिटा रहा था। मोनस को बेसाख्ता हंसी आई। मोनस पर नजर पड़ते है घबराहट में पूरी चादर जमीन पर गिर गई। वो जल्दी से उठाकर घर की तरफ भागी। आसपास लोगों की मौजूदगी में उसने उसे मुखातिब करना मुनासिब नहीं समझा। जो देखने आया था वो देख ही चुका था। असलाए घर की तरफ चला आया। शाम में वो नहाकर निकली तो रोमीसा नहाने घुस गई। इसने बाल सुलझाकर सूखने के लिए छोड़ दिए और दोपट्टा फिर से इस्त्री करने लगी। इस्त्री करके फारिग हुई तो उसने अपने मेकअप कट का जायजा लेना शुरू किया। लिपस्टिक कोई हल्के शेड में नहीं है। वो परेशान हो गई। क्या हवा, ऐसे क्यों बैठी हो? रोमीसा बाथरूम से निकली। कुछ नहीं यार, मेरे पास कोई हल्के शेड की लिपस्टिक ही नहीं है। वो अब बाकी चीज़ों का जायजा ले रही थी। कोई बात नहीं, मेरी ले लेना। इस बाल सुलझाते हुए कहा। हम्मम अच्छा सुनो, मेरा वो साइड पफ बना देना, मुझे नहीं आता है। इसने कहा। क्या बात है, बड़ा सुनूरने का दिल कर रहा है। अभी इस दिन जब नहा कर निकली थी मैंने कहा भी था कि लाओ बना दो, मगर क्या बोली कि नहीं तुम मेरे बाल नोच दोगी। इसने नकल उतारी। वो मुस्कुरा दी। नमीरा बेटा खाना खा लो। नगमा ने किचन से ही आवाज़ दी। वो अपने 3 कमरों के छोटे से घर के बरामदे में चितलेटी छत को घूर रही थी। इम्तियाज साहब एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और नगमा हाउसवाइफ। नमीरा इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके बाद 2 छोटी नवीरा और सोयरा थी। बेटा कोई नहीं था। घर की माली हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, बस नगमा ने सलीका मंदी से सब संभाला हुआ था। ऐसे क्यों लेटी हो? वो किचन से निकल आए। कुछ नहीं अम्मी। वो मुस्कुराते हुए उठ बैठी। कुछ तो है बेटा, मैं कई दिन से देख रही हूँ तुम बहुत चुप चुप हो। वो इसके पास बैठ गईं। कुछ भी नहीं अम्मी, बस पेपर्स का टेंशन है। इसे लगा कि कहीं इसकी कोई चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए घबरा कर बोली। मगर बेटा पेपर्स का भी इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तुम तो ज़हीन को माशाअल्लाह। इन्होंने प्यार से उसका सर सुहलाया। जी अम्मी, मगर डर तो लगता ये ना। वो क्या बताती कि उसे डर किस से लगता, ये इम्तिहान से नहीं, इस शख्स से जिसने उसे इम्तिहान में डाला है। कोई ज़रूरत नहीं डरने की, चलो उठो खाना खाओ। इन्होंने डांटते हुए कहा। अब्बू को तो आलीने दें। वो सुस्ती से बोली। ठीक है, तब तक मैं सलाद बना लेती हूँ। वो उठ गईं। नहीं रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ। वो उठकर किचन में आ गई। वो तैयार हो रही थी। आलीजा के बार बार मैसेजेस आ रहे थे। रोमीसा ने उसे कॉल मिलाकर फ़ोन स्पीकर पर रखा। क्या बात है, कॉल क्यों लगा दी? अशरा ने हैरत से पूछा।
तुम्हारा दिल अगर इससे अकेले में बात करने का कर रहा है तो उठाओ फोन और चीटिंग का कर लो, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बार टेक्स्ट के लिए सर झुकाओ और मैं तुम्हारे बाल बनाऊं। वो नाराज हुई। अशरा ने खसी कर उसे एक मक्का मारा। तब तक आलिजा ने भी फोन रिसीव कर लिया। एक बात बताओ आली, तुमने सबको ऐसे ही मैसेजेस कर करके बोर किया है? रोमीसा बना सलाम दुआ के शुरू हो गई। तुम ज्यादा बेहतर जानती हो, आलिजा ने कहका लगाया। सब अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारा भी और लोगों का भी। इसने गौर से अशरा की तरफ देखते हुए कहा। अशरा हंसी गई। लोग तैयार हो गए हैं तो एक सेल्फी ही भेज दो, इसने फरमाइश की। लोग आ ही रहे हैं, बस तुम्हारे पास कोई सेल्फी वेल्फी नहीं मिलेगी, अब जाओ। इसने फोन काट कर बेड पर फेंका। इससे पहले कि वो अशरा की खबर लेती बराबर वाले रूम की फारिया आ गई। अशरा से शक्कर की सांस ली। मेरे रूम में सब बहुत हंगामा कर रही हैं, कलटसट है मेरा तो मैं आप लोगों के रूम में पढ़ लूं। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उन दोनों की भी इस बातूनी और शोख लड़की से खूब बनती थी। शेवर गुड़िया, अशरा ने अपना परस उठाते हुए प्यार से कहा। थैंक यू आपी, वैसे आप दोनों बड़ी प्यारी लग रही हैं। इसने तफसील से जायजा लेते हुए कमेंट किया। थैंक यू। दोनों मुस्कुराए। वो दोनों रूम से निकल गईं। फारिया बेड पर बैठकर पढ़ने लगी। रोमीसा, मैं अपना फ़ोन भूल गई हूँ। आलिजा के घर के लॉन में दाखिल होते ही जहाँ पार्टी का इंतज़ाम किया गया था, उसने क्लच में देखा तो फ़ोन नहीं था। कोई बात नहीं यार, मेरा फ़ोन यूज़ कर लो अगर कोई काम है तो। इसने इसकी परेशानी दूर करनी चाहिए। नहीं काम नहीं, बस कल मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, इससे फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं। वो मायूसी से बोली। कोई बात नहीं है, मेरे फ़ोन में भी अच्छी पिक्चर्स आती हैं, उसी में ले लेंगे। इसने आसपास नज़र दौड़ाते हुए कहा। हम यही करना होगा। इसकी नज़रें भी आली को ढूंढ रही थीं। वेलकम एवरीबॉडी। आलिजा दूसरे साइड से नमूदार हवा। हैप्पी बर्थडे। रोमीसा ने बके और गिफ्ट इसकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू। वो मुस्कुराया। अशरा ने बना कुछ कहे गिफ्ट पकड़ा दिया। थैंक यू। वो उसकी तरफ झुककर बोला। चलो मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ। वो इन्हें लेकर एक तरफ बढ़ा। मम्मा। इसने ग्रे कलर की खूबसूरत सी साड़ी में मलबूस एक सोबर सी औरत को पुकारा। हाँ बेटा। वो इनकी तरफ आ गईं। मम्मा, ये रोमीसा हैं और ये अशरा हैं। इसने तारुफ कराया। अस्सलामु वालेकुम आंटी। इन दोनों ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलामु बेटा। इन्होंने दोनों को गले लगाया और अशरा की खास तौर पर पेशानी चूमी। शायद बेटे की वालिहाना नजरें उनसे छपी नहीं थीं, फिर अशरा का भी शर्माया शर्माया रूप। इन्होंने उसका मुकम्मल जायजा लिया। पीच कलर का खूबसूरत फराक, पीच कलर का ही दोपट्टा, वो कंधे पर एक साइड लटका है, बालों का साइड पफ और चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप और पीच कलर की लिपस्टिक लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माशाअल्लाह। इन्होंने एक बार फिर पेशानी चूमी। आलिजा और रोमीसा को एक साथ खांसी आई। वो शर्मा कर निगाहें झुका गई। फोन की मुसलसल रंग ने रटे लगाती फारिया को मुतवज्जह किया। ये किसका फोन है? उसने थोड़ी दूर पर बेड पर पड़े फोन को हाथ बढ़ाकर उठाया। बाबूजी, ओह लगता है अशरा आपी का फोन है। इसने सोचा, फिर रिसीव कर लिया। अस्सलामु वालेकुम अंकल। इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलामु बेटा। इन्हें हैरत हुई कि अब ये कौन है। वो एक्चुअली आज आलिजा भाई की बर्थडे थी, वही आलिजा भाई जो अशरा आपी के क्लास में पढ़ते हैं, तो लगता है गलती से फ़ोन भूल गई हैं वो। सदा की बातूनी फारिया ने इन्हें तफसील से बताया। तबरीज़ मुल्क की समातों पर बम फटा। वो कुछ देर तक खामोश रहे। ठीक है बेटा, वो आएगी तो हम कॉल कर लेंगे। इन्होंने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए। ओके अल्लाह हाफिज। उसने भी फ़ोन काट कर साइड में रखा और पढ़ने बैठ गई। आली, अब हमें चलना चाहिए। रात काफ़ी हो गई तो रोमीसा ने इजाज़त चाही। घर से आते आप लोग तो मैं अतकती नहीं जाने देती, मगर हॉस्टल के रोलस से मजबूर हैं। सीमा बेगम ने दोनों को गले लगाकर प्यार किया। सच कहीं आंटी तो हमारा यहाँ से जाने का भी दिल नहीं कर रहा ये। रोमीसा ने लाड जताया। मेरा बस चले तो मैं इतनी प्यारी बच्चियों को जाने ही ना दूं। बेटी के लिए तरसी सीमा बेगम इसके लाड जताने पर निहाल ही हो गईं। नो आंटी, सिर्फ अशरा को ही रख सकती हैं, मुझे कोई ऑलरेडी रख चुका है। इसने अपनी मंगनी का तज़किरा किया। इंशाअल्लाह मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। इन्होंने उसे साथ लगाया। अशरा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। आली ने दिलचस्पी से देखा। चलें अब। इसने गाड़ी की चाबी उठाई। हम वो दोनों आंटी को खुदा हाफिज बोलकर बाहर निकल आए। खैरियत तो ये आप इस तरह क्यों बेचैन हैं? रज़िया बेगम ने इन्हें मुसलसल टहलते देखा तो आखिर टोक दिया। नहीं कुछ नहीं। वो चुपचाप बेड पर आकर बैठ गए। सब ठीक तो है ना? तबीयत तो नहीं खराब आपकी? इन्हें तशवीश हुई। एक बार बोले हैं ना कि ठीक है तो ठीक है, बार बार सवाल क्यों कर रही हो? वो झुंझलाते हुए बोले। वो बेचारी जल्दी से कंबल में दबक गया।
आशी ने मुझसे जाने की इजाज़त तो ली मगर ही नहीं बताया कि यह सालगिरह किसी लड़के की है। कुछ तो गलत है उन सब में, तभी आशी ने मुझसे छुपाया है। वो बेचैनी से करोड़ बदलने लगे। सारी रात इन्हें नींद नहीं आई। सारे रास्ते रोमिसा अली से बातें करती रही, वो खामोश ही रही। शक्र है गेट खुला है, वरना कितना टाइम तो उसे खुलवाने में दिमाग सिर्फ करना पड़ता। रोमिसा ने हॉस्टल के अधर खुले गेट को देखकर शक्र किया और जल्दी से गाड़ी से उतर गई। सुनो, इसने उतरने ही का कसद किया तो अली ने पुकारा। जी। धड़कते दिल के साथ वो मुड़ी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, नजर ना लग जाए मेरी ही। इस मुहूर्त से देखते हुए बोला। वो चुप रही। ये लो, वॉचमैन को दे देना। इसने 1000 और 500 के कई नोट इसके सर से वार करते हुए उसे पकड़ा। अशरा इतनी मोहब्बत पर निहाल हो गई। ममा को भेजूं तुम्हारे बाबूजी के यहाँ, इन्हें कोई इतराज तो नहीं होगा? वो उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से बोला। बाबूजी को मेरी किसी ख्वाहिश से इतराज नहीं होता। ये कहती वो तेजी से गाड़ी से बाहर निकल आई। यानी मैं भी ख्वाहिश हूँ। आली ने सरखुशी के आलम में गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों रूम में आए तो फारिया किताबों पर ही उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। सही से 100 ऐसे टेढ़े मेढ़े सोने से बदन दर्द करेगा। रोमिसा ने उसे हिलाया। अशरा अभी आपके फादर की कॉल आई थी, मैंने बता दिया कि वो पार्टी में गई हैं तो बोले कि हाँ, उसीलिए कॉल कर रहा था कि कब तक जाएंगी। वो शायद अभी सोई थी इसलिए एक बार जगाने से उठ गई। थकन से बेहाल अशरा और रोमिसा को फिलहाल नींद के सिवा के कुछ नहीं दिखाई सुनाई दे रहा था। कपड़े बदल कर दोनों बिस्तर पर गिर गईं। मोनस सो रहा है बेटा तो। वो कमरे में लेटा मैच देख रहा था। माँ को इतनी रात को देखकर हैरत हुई। नहीं, खैरियत है इतनी रात को। इसने खसक कर माँ के लिए जगह बनाई। बेटा, साथ की बात पकी हो गई, पता नहीं कब शादी की तारीख भी तय हो जाए। समीरा का फोन आया था, बोल रही थी कि हमारी शॉपिंग कैसे होगी, बाबूजी इन्हें तो जाने नहीं देंगे। सलेख रही थी कि हमारी कुछ चीजें आप ले आएं। इन्होंने डरते डरते कहा। हीन खुद की बेटी आधी रात को पार्टियां अटेंड करती फिरी और दूसरों पर इतनी पाबंदी, वाह। इसकी आंखों में नफरत वाज़ेह थी। सही कहता है तो बेटा, अभी तो हम ही इनके आगे दबे हुए हैं। 5 बेटियां देकर अब एक तुम्हारी फूफी भी नहीं, देखो उनके साथ क्या करते हैं। खिलाफ मामूल वो आज चुप चुप सी थीं। ये शख्स तो चाहता है कि सब इसके आगे ज़ेर रहें, उसीलिए तो सिर्फ ख़ानदान में शादी करता है कि कोई इसके आगे सर नहीं उठाएगा। वो तो इसकी खुशकिस्मती है, पूरे ख़ानदान में इसकी बेटी के जोड़ का कोई नहीं है, वरना वो दूसरों की 9 बेटियों पर जुल्म कर रहा है। इसकी एक है बेटी, सबक का हिसाब देती। 15 साल के लड़के के आंखों से निकलते शोले देखकर नाइला बेगम भी दंग रह गईं। इतना जीदार है मेरा बेटा। इन्होंने दिल ही दिल में इसकी बुला ली। बेटा, जाने को तो मैं ड्राइवर के साथ अकेले जा सकती हूँ, मगर कभी गए नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना पराए मर्द के साथ अकेले जाना। इन्हों फिर वही मौजू छेड़ा। ठीक है। इसने टेलीविजन का वॉल्यूम बढ़ाया। मतलब कि अब आप जा सकती हैं। कुछ ही सालों में मेरा बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो फिर वही मुझे ले जाए ड्राइविंग करके। इन्होंने इसकी पेशानी चूमी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। खैरियत, कहीं जा रहे हैं? रज़िया बेगम ने इन्हें तैयार होता देखकर पूछा। हम कहीं जा रहा हूँ। इन्होंने शाल उठाकर कांधे पर डाली और कमरे से बाहर निकल गए। नाश्ता तो करके जाइए। वो इनके पीछे आए। नहीं, दिल नहीं चाह रहा है। वो काफी बुझे बुझे लग रहे थे। रज़िया बेगम ने पूछना चाहा मगर उनके मिजाज के डर से चुप रहीं। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था यूनी आने का। रोमिसा सुस्ती से बोली। हम थकन हो गई थी ना। वो भी थकी थकी सी लग रही थी। पढ़ने वढ़ने का दिल नहीं चाह रहा है। इसने पाँव पिसार कर अशरा के बाजों से टेक लगाया। परे मर जाकर। इसने चुड़कर धक्का दिया। हीन रात से तुम बहुत बदल गई हो। इसने मना बसुरा। इससे पहले मैं कब तुम्हें लोरियां गाकर सुनाती थी। इसने चेहरे की मुस्कुराहट छुपाने के लिए कड़ा लहजा अपनाया। हेलो एवरीबॉडी। आली ने आकर इन्हें डिस्टर्ब किया। हाय। वो सीधी होकर बैठी। क्या बात है, बड़ी सुस्त सुस्त लग रही हो आप लोग। इसने जुमाइयां लेती रोमिसा को देखकर कहा। हम रात की थकन उतरी नहीं। इसने फिर अशरा से टेक लगाया। चलो फिर गोलगप्पे खाते हैं, सुना है लड़कियों की सारी थकन उतर जाती है गोलगप्पे देखकर। इसने शरारत से कहा। चलो। वो उछलकर खड़ी हुई। गोलगप्पे अशरा की भी कमजोरी थे, असलाए बना नखरे दिखाए उठ खड़ी हुई। पैसे तुम दोगे? रोमिसा ने आली को खबरदार किया। बिल्कुल। वो हंसा। वो यूनी के गेट के पास खड़े गोलगप्पे वाले के पास आए। वो वहीं बंच पर बैठ गईं। आली गोलगप्पे वाले से लेकर इन्हें लाकर देने लगा। वो आराम से बैठकर खाने लगी। थोड़ी दूर खड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठे तबरीज मुल्क इन्हें काफी देर से देख रहे थे। कितने तीखे हैं ना, अशरा नाक रगड़ते हुए बोली। हम मजा आ गया। वो भी चटखारे लेने लगी। वो गाड़ी बढ़ाकर उनके पास ले आए। बाबूजी। इन्हें देखकर वो चीखी।
अस्सलामु वालेकुम बाबूजी। रोमिसा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलामु। कल वाली शफ़क़त नापैद थी। इन्हें अचानक देखने की खुशी में अशरा ने इनके लहजे पर गौर नहीं किया। बाबूजी, ये रोमिसा है और ये आली हैं। आली की तरफ देखने पिरास के चेहरे पर आई शर्मीली मुस्कुराहट उनसे छिपी नहीं रह सकी। अस्सलामु वालेकुम। आली ने खौशदली से हाथ मिलाया। वालेकुम अस्सलामु। वो हल्का सा मुस्कुराए। साद की शादी की तारीख फिक्स हो गई है, असलैत तुम्हें लेने आया हूँ, इन्होंने अशरा से कहा। इतनी जल्दी? इसे हैरत हुई। अब वो क्या कहते कि ये तारीख तो इन्होंने यही खड़े खड़े खुद ही सोची है, घर जाकर सबको इन्फॉर्म कर देंगे बस। ठीक है चलें, तब हॉस्टल से कुछ सामान ले लूँ। भाई की शादी की खुशी इसके चेहरे से छलक रही थी। अंकल मेरे घर चलें आप, मेरी मम्मा आप लोगों से मिलने आना चाह रही थीं, अब आप आ गए हैं तो आप ही चलिए। वो अशरा को वालिहाना नज़रों से तकते हुए बोला। वो निगाहें चरा कर मुस्कुरा दी। तबरीज़ मुल्क की ज़ीरिक निगाहें सब देख रही थीं। हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर आएँ, शादी के कार्ड छप जाएँ तो मैं देने ज़रूर आऊँगा। वो मानी खेजी से मुस्कुराए। चलें, इन्होंने अशरा से कहा। जी बिल्कुल। वो गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचते ही वो सो गई। तब तक तबरीज़ मुल्क ने शादी की डेट अगले हफ्ते की अनाउंस कर दी। इनकी इस आदत का सबको पता था। सुलैबना चुनचरा के दोनों तरफ तैयारियां होने लगीं। आपने बुलाया भाई? वो बैठक में सोचों में गुम बैठे थे, तभी परवेज़ मुल्क तशरीफ़ लाए। हाँ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इन्होंने इन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जी कहिए। वो मुअद्दब होकर बैठ गए। तबरीज़ मुल्क ने गला खनखार कर कहना शुरू किया। परवेज़ साहब बस मुंह खोले इन्हें देखते रह गए। भाई साहब ये कैसे मुमकिन है? इन्हें भाई की दिमागी हालत पर शुबह हवा। तो तुम हमारी बात से इन्हिराफ कर रहे हो? वो सख्ती से बोले। नहीं भाई, जैसी आपकी मर्जी। इन्होंने सर झुका कर कहा। अगले हफ्ते साद के वलीमे में आशी का भी निकाह है। अखबार पढ़ते हुए इन्होंने रज़िया बेगम को आम से लहजे में बताया। किया कसके साथ? वो करंट खा कर पलटीं। अरे जब हमने ये सोच लिया है कि अपने बच्चों की शादी खानदान में करेंगे तो आशी की भी खानदान ही में ना करेंगे। वो मुस्कुराए। खानदान में आशी के जोड़ का कौन है? इन्होंने अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। यही अपने परवेज़ का बेटा। इन्होंने इत्मीनान से बताया। किया। वो मुंह पर हाथ रखे सुन खड़ी रह गईं। उनके मजाजी खुदा को ऐसे बम फोड़ने की आदत थी, मगर ये बम तो इनकी समातों पर यूं गिरा कि इनकी सोचने समझने की सलाहियत ही मफलूज कर दी। मगर वो तो छोटा है बहुत आशी से। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा। हाँ तो 7-8 साल का फ़र्क इतना भी मानी नहीं रखता। इन्होंने बेनियाजी से कहा। रज़िया बेगम को लग के इन्हें कुछ हो गया है, मगर वो ये भी जानती थीं जो खदिया है वो होकर ही रहेगा। अब तक आपका दिमाग भी उनके साथ साथ रह रहकर ख़राब हो गया है क्या? वो चीखा। इसमें दिमाग ख़राब होने वाली क्या बात है? शक्र मनाओ कि तुम जैसे नखट्टू को इतनी पढ़ी लिखी सलीकामंद लड़की मिल रही है, वरना जितनी आवारा गर्दियाँ तो करता है तुझे तो हमारे घर की नौकरानी भी ना पूछे। इन्होंने उसे वक़ात याद दिलाई। अरे तो ना पूछते में भी तो जानूं कि आखिर कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है इनकी लाडली ने जो मुझे ये घास डालकर एजाज़ बख्शा जा रहा है। उसका वजीहा चेहरा, जिस पर अभी दाढ़ी मूंछें निकलनी शुरू हुई थी, गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। खामोश हो जाओ और याद रखना तुम्हारा निकाह उसी के साथ होगा। इन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो हैरत से देखता ही रह गया। सही ही तो कह रहा है, आखिर कौन सा गुनाह है जो वो छुपाने के लिए मेरे बेटे को भी चढ़ा रहे हैं। इस सदमे के जेर असर होश व आखिरत से बेगाना बैठी सीमा बेगम तरफ कर सामने आए। कुछ भी, उसे ये शादी करनी होगी। हमारी 5 बेटियां हैं इस घर में, अगर उसने शादी नहीं की तो मैं उसे जायदाद से आका कर दूंगा। इन्होंने आखिरी तीर मारा जो सही निशाने पर जा लगा। ठीक, मैं ये शादी के लिए तैयार हूं, मगर मेरी भी एक शर्त है। इसने आस्तीन से चेहरा साफ करते हुए कहा। किया। इन्होंने इस्तिफहामिया अंदाज में उसे देखा। मैं दूसरी शादी अपनी मर्जी से करूंगा। इसने फैसला किन लहजे में कहा। कभी सोचना भी मत, तुम दूसरी शादी भी नहीं करोगे और तुम्हारी शादी अशरा से होगी। इन्होंने इसकी शर्त को बुरी तरह रद्द कर दिया। जायदाद से आका करना गोया जलावतन करना था, असलाए उसे मजबूरा हामी भरनी पड़ी। आज मैं चिकन पालक बनाऊंगी, इंटरनेट पर थोड़ी अलग रेसिपी देखी थी। अशरा ने बर्तन धोती रफ़िया को इत्तला दी। वो कुछ नहीं बोली। क्या बात है रफ़िया, तुम तब से एक ही पतीली रगड़े जा रही हो, किसी टेंशन में हो क्या? इसने अपनी हम उम्र चचाजाद प्लस चौथे नंबर वाली भाभी से पूछा। नहीं कुछ नहीं। वो गड़बड़ा कर बर्तन खिंगालने लगी। कुछ तो है, बताओ मुझे, समी भाई से कोई झगड़ा हुआ है? वो कैबिनेट छोड़कर इसके पास आ गई। नहीं, उनसे भी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, फिक्र ना करो। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ओके। उसने भी सोचा कि शायद उसका कोई पर्सनल मसला हो। पालक कहाँ रखी है? फरीज खिंगालते हुए बुड़बड़ाई।
अम्मा पालक कहाँ है? इसने वहीं से अम्मा को पुकारा। जरूरी है कि बंदा पास से जाके पूछे तभी जवाब लेगा। वो बुड़बड़ाती हुई अम्मा के रूम की तरफ बढ़ी। कुलसूम, तेरी माँ ने कुछ नहीं बताया? क्या सोचा है इन लोगों ने? रज़िया बेगम की आवाज़ भर रही हुई थी। नहीं बड़ी अम्मा, बस मोनस हंगामा कर रहा था, फिर वो भी मान गया। इसने सर झुकाए हुए जवाब दिया। मानेगा क्या? परवेज ने मजबूर किया होगा बच्चे को, वरना मानने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इन्होंने सरदार भरी। अब वो क्या कहती कि बड़ी अम्मा, हमारे माँ बाप तो अपनी 5 बेटियां देकर बक ही चुके हैं, इनका अपना कहाँ कोई फैसला रहता है। उन्होंने फिर इस आवारा ने कोई नया बखेड़ा खड़ा करके दोनों खानदान को परेशान किया है। बाबूजी कहते हैं कि मैं उसे पढ़ाऊं, होना मेरी बल्ला से जो करता फिरे। इनकी आधी अधूरी बातें सुनकर वो इस पर लानत भेजती अंदर आ गई। अम्मा पालक कहाँ है? इसने उजलत में अम्मा का चेहरा नहीं देखा। खत्म हो गई हैं, किसी से खकर खेतों से मंगवा लो। इन्होंने काटन के दोपट्टे से चेहरा साफ किया। ठीक है, खाना बनाने का टाइम निकला जा रहा था, सिलाए वो भागती हुई किचन में आ गई। सुन, इसने तेज तेज कदमों से घर की तरफ जाती नमीरा का रास्ता रोका। जी बोली। न जाने क्यों इसके सामने आते ही इसकी बोलती बंद हो जाती थी। मेरा बाप मेरी शादी तय कर दिया अपनी इस काबिल भतीजी से। इसने नफरत भरे लहजे में कहा। अशरा आपी से? डर भूलकर इसके चेहरे पर हैरत फैल गई। हाँ उसी से, लेकिन उसका मतलब तुम हरगिज ये मत समझना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा या तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। ऐसा मर कर ही हो सकता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूं। इसने सख्ती से कहते हुए इसकी आंखों में झांका। वो डर, हैरत और नेयकीनी की मिली जली कैफियत में उसे तकती रह गई। जा अब घर जा, गली में इतनी देर खड़ा रहना सही नहीं है। इसने उसे जाने का इशारा किया। वो इससे बहुत परेशान थी, मगर न जाने क्यों इसकी शादी किसी और से सुनकर इसके दिल को कुछ हुआ था। मोनस ने भी इसकी आंखों में छपी बेचैनी पढ़ ली थी, इसलिए नजरें चराकर उसे भेज दिया। भाई मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया है, नेटवर्क ही नहीं है। इसने लाउंज में बाबूजी के पास बैठे तारिक भाई के सामने अपना फ़ोन लहराया। इन्होंने निगाहें चराकर बाबूजी को देखा। क्या कहते कि बाबूजी ने तो इसकी सुंघी लॉक करवा दी। 2 मिनट ठीक करवा दोनेगी। बाबूजी ने इसे हाथ से फ़ोन लिया। शुक्रिया बाबूजी। वो इनके पास ही बैठ गई। कल जाऊंगा तुम्हारे दोस्तों को शादी का कार्ड देने। इन्होंने कार्ड पर नाम लिखवाते हुए कहा। अच्छा बाबूजी। आली की अपने घर में मौजूदगी का सोचकर उसने पलकें झुका लें। हम वो मुस्कुराए। ये देखो ये तुम्हारा है। अम्मा ने साथ की दुल्हन जैसा एक और सूट इसके आगे किया। वोट अम्मा, किया हो गया है आपको इतना महंगा, और वो भी दुल्हन जैसा सूट देखकर उसे हंसी आ गई। तो भी तो दुल्हन ही है। इन्होंने उदासी से कहा। मैं दुल्हन क्यों रहूंगी, साद भाई की शादी है ना? इसने हैरत से पूछा। साद भाई के साथ तुम्हारी बात भी पक्की कर दी है तुम्हारे बाबूजी ने? इन्होंने गोया उसे जलती आग में झोंक दिया। मेरी शादी इतनी अचानक किससे अम्मा, और क्यों? वो पागलों की तरह चीखी। मोनस से। उनके मुंह से गोली निकली। मोनस से। वो बुड़बड़ाई, उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर अचानक उठकर बाबूजी के कमरे की तरफ भागी। बाबूजी, आपने मेरी बात इस मोनस से पक्की कर दी है? वो दरवाज़ा धड़ से खोलती उनके सामने आ खड़ी हुई। हाँ क्यों, तुम्हें क्या इतराज़ है? इन्होंने आराम से पूछा। बाबूजी, अलीजा अपनी मां को लेकर आने ही वाला था। वो अचानक ही बेशर्म बन गई। तो 100 बार आए, मगर जिस नीयत से वो आना चाह रहा था, अगर इससे ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक इज्जतदार औरत की अपने घर बुलाकर बेइज्जत करूं और एक मां अपने बेटे को अपने सामने पटते देखे। इन्होंने अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए कहा। मगर बाबूजी, मेरा कसूर किया, ये जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, आप क्या गलत किया है मैंने? वो उनके कदमों में बैठ गई। क्या गलत किया है तुमने, पूछती हो तुम मुझसे? तुमने मुझे धोखा दिया है। सहेली की सालगिरह का भूल कर तुम आधी रात तक एक गैर मर्द की पार्टी में थी। वो गुराए। अशरा अपनी जगह पर दहल कर रह गई। और एक बात, चाहे मैं अपनी जान दे दूं या तुम्हारी जान ले लूं, मगर ये कहने का मौका किसी को नहीं दूंगा कि तबरीज मुल्क ने अपनी बेटी की लो मैरिज कराई है। इन्होंने सफ़ाकी से कहते हुए उसे परे किया और कमरे से बाहर निकल गए। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, सारी तैयारियां उरूज पर थीं। अशरा को एक चुप सी लग गई थी। अम्मा ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाते तो चुप करके खा लेती, भाभिया कोई चाय ला कर देती तो पी लेती। पड़ोस की लड़कियों ने आज उसे आपटन लगाया, वो भी उसने खामोशी से लगवा लिया। भाभिया आज उसे और मोनस को ज़बरदस्ती शॉपिंग पे ले गई थीं। स्किन कलर के शलवार करते में मोनस पहले से लंबा लग रहा था और अपनी उम्र के और बच्चों की तरह पतला भी लग रहा था। चेहरे पर सख्ती के साथ साथ कम उम्री वाली मासूमियत भी थी। इसे देखकर उसे और शर्मिंदगी होने लगी।
शॉपिंग के दौरान खामोशी से गर्दन हिला देती सभी इनकी दिल्ली हालत से वाकिफ थे, इसलिए इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मोनस ने भी इसके दिल की तकलीफ इसके चेहरे पर महसूस की। अभी तो ये कुछ नहीं, एक बार रुखसत होकर घर आ जाओ मेरे, तब बताता हूँ ज़बरदस्ती की शादी होती कैसी है। इसने जहरीली मुस्कुराहट के साथ सोचा। इन्होंने गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने रोकी और रोमिसा और अलीजा वॉचमैन के जरिए बलवा भेजा। अस्सलामु वालेकुम अंकल। वो दोनों थोड़ी ही देर में हाजिर हुए। वालेकुम अस्सलामु। इन्हों गर्मजोशी से बढ़ाया गया अली का हाथ थामा। बेटा मुझे बहुत ज़रूरी काम बाकी हैं, अभी ये मैं तुम दोनों को कार्ड देने आया था। इन्होंने नरम लहजे में कहते हुए सिर्फ साथ की शादी का कार्ड इन्हें थमाया। थैंक यू अंकल, आपने इतनी जहमत की, हम ज़रूर आएंगे। अली इनकी मोहब्बतों पर निसार हो गया। ज़रूर बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी। इन्होंने मानी खेजी मुस्कुराहट के साथ कहा। ठीक है बच्चों, में चलता हूँ। इन्होंने गाड़ी घुमाई। वो दोनों भी इन्हें अल्लाह हाफिज बोलकर अंदर चले गए। ग्रीन और येलो कामदार लहनगे में वो खाली खाली आंखों से अपने चारों तरफ देख रही थी। नीचे देखो अशरा मायूं की दुल्हन, इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर नहीं देखती, देख लो मारिया को। राबिया भाभी ने दूसरे झूले पर निगाहें झुकाए सबके हंसी मजाक पर मुस्कुराती मारिया की तरफ इशारा किया। इसने तो जैसे सुना ही नहीं, गेट की तरफ से आते मेहमानों को देखती रही। गांव में बेजोड़ शादियां कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए घर वालों से ज्यादा मेहमानों ने जोश व खरूश से हिस्सा लिया था। किसी की जिंदगी उजर रही है और इन्हें बस सज धज कर पहुंचने से मतलब है। वो जेर लब मुस्कुराती इन्हें देखने लगी। बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है अशरा आपी। उसके करीब झूले पर बैठते हुए मोनस ने तनज किया। आपी। इसने आंखें फाड़कर उसे देखा। आज से पहले तो कभी नहीं कहा आपी, मगर बोली कुछ नहीं। अब ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो, शादी हो रही है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सारे हुकूक मिल गए हैं। इसने उसे घूरता पाकर गुस्से से कहा। शादी होने का मतलब ही यही होता है कि सारे हुकूक मिल गए हैं, मगर यू डोंट वरी, मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद हैं। इसने साफ इसकी उम्र पर चोट की। तुम इस चक्कर में हो अफफ। वो चुड़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। अशरा एक 15 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर खोल ही गई। कहाँ से ये बोल दिया। वो दिल ही दिल में खुद को सलवतें सुना रही थी। मोनस हिसाब बराबर करके काफी फ्रेश अंदाज में सबके हंसी मजाक का दौबदू जवाब देने लगा। ममा ये वाली शर्ट कैसी रहेगी। इसने नेवी ब्लू शर्ट उनके सामने लहराई। बहुत खूबसूरत इनफिकट, ये आपके ऊपर सूट भी बहुत करेगी। इन्होंने सत्ताईशी अंदाज में शर्ट पर हाथ फेरा। ममा मुझे लगता है उसके फादर को मैं पसंद आ गया हूं, तभी तो इन्होंने घर पे भी इनवाइट किया है, वरना गांव के लोग तो लड़कों से दोस्ती को इतना बुरा समझते, कजा इन्हें घर पर इनवाइट करना। इसने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बिल्कुल मेरा बेटा है ही इतना प्यारा, उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। इन्हों प्यार से कहा। रईली ममा। वो बच्चों की तरह खुश हो गया। ममा आज अशरा कितनी प्यारी लग रही होगी ना, भाई की शादी में बहनें कितना तैयार होती हैं। मां से वो हमेशा से ही फ्री था, असलाए दिल की बात बेझिझक खदी। हाँ बिल्कुल। वो बेटे की बातों पर हंस दें। अरे बेटा जल्दी करो, सोयरे निकलोगे तभी ना टाइम पे पहुंचोगे। याद आने पर इन्होंने इसे टाइम का एहसास दिलाया। ओह हाँ ममा। वो बाथरूम की तरफ भागा। वो जल्दी जल्दी उसे कमरे का फैलावा समेटने लगी। मीम प्लीज रोना बंद कीजिए। शहर से बलवाई गई बेवटीशन इसके बेआवाज बहते आंसुओं से परेशान थी। ओह सॉरी। इसने माजरत करते हुए टिशू से गाल और आंखें साफ की और रिलैक्स होकर बैठ गई। मीम आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है, ड्रेस से कहीं ज्यादा खूबसूरत आप लग रही हैं। बेवटीशन ने इसके सिल्वर कलर के ब्राइडल ड्रेस को सराहा जो इसके खूबसूरत सरापे पर दमक रहा था। थैंक यू। आहिस्ता से कहते हुए उसका लहजा भरा गया। मीम आप क्यों रो रही हैं, हर लड़की को एक ना एक दिन जाना होता। वो खासी बातूनी थी। अल्लाह ना करे कि किसी लड़की को इस तरह जाना पड़े। उसने दिल से दुआ की। ब्लू शर्ट और गिरे पैनेट में डार्क एंड लाइट गिरे कलर की डॉट्स वाली टाई, ऊपर से नेवी ब्लू कोट, वहां सबकी निगाहों का मरकज बनता हुआ दाखिल हुआ। तबरीज मुल्क सामने ही खड़े थे, इसे देखकर मुस्कुराते हुए करीब आए। खुश आमदीद बरखुरदार। इसे गले लगाकर वो खुशी से चहकते हुए बोले। थैंक यू अंकल। वो दिलकशी से मुस्कुराया। आओ मैं तुम्हें पहले दौल्हा दुल्हन से मिलवाता हूँ। वो इसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़े। वो हाथों में बके लिए उनके साथ बातें करते हुए स्टेज के पास आया। अशरा को लगा गोया उसका दिल फट जाएगा, और अली के दिल ने भी उस वक्त यही ख्वाहिश की। दुल्हन बनी अशरा और साथ में लंबे कद का एक कम उम्र लड़का। ये मेरा भतीजा है मोनस। इन्होंने इस लड़के की तरफ इशारा किया। वो सर भी ना हिला सका। और ये मेरा बेटा और ये मेरी भांजी है। इन्होंने दूसरे जोड़े की तरफ इशारा किया। क्योंकि हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादियां नहीं होती, लो मैरिज तो बिल्कुल नहीं।
इन्होंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों कपल्स को, बट I'm sorry मैं गिफ्ट सिर्फ एक ही लाया हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ तो दो जोड़े एक और ये हैं। ये सब कहते हुए उसने एक बार भी अशरा की तरफ नहीं देखा। मोनस की खानदानी ज़रकी मामले की तह तक पहुंच चुकी थी। आप आए, यही हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट था। मोनस ने अशरा की तरफ कांटादार नज़रों से देखा। थैंक यू, वो कहता हुआ स्टेज से उतरकर सीधा बाहर निकल गया। अशरा ने पहली बार बाप को शिकायती नज़रों से देखा और निगाहें झुकाकर दोबारा बैठ गई। इससे ज़्यादा खड़ा होना इसके लिए बहुत मुश्किल था। मान गए ससुर जी, आपके कमीनेपन को ऐसे ही नहीं, आपने पूरे खानदान पर हुकूमत की है। इनकी तरफ झुककर उसने राजदाराना अंदाज में कहा और मुस्कुराता हुआ अशरा के पास बैठ गया। तबरीज मुल्क ने इसे घूर कर देखा और स्टेज से नीचे उतर गए। तुम वेलिकस होकर बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कुलसूम ने उसे बेड पर बटटे हुए कहा। शक्र है आपने ये नहीं कहा कि मोनस को भिजवाती हूँ, जहर खुनद लहजे में कहते हुए वो बेड से उठ गई। कुलसूम कुछ बोली नहीं, बस खामोशी से बाहर निकल गईं। वो इतने भारी लहनगे के साथ बमुश्किल चलती हुई वार्डरोब की तरफ आई। ब्लैक कलर का एक सादा सा शलवार सूट उसे सामने नजर आ गया। उसे ही निकाल कर वो वॉशरूम में घुस गई। मैं ये चाय लाई थी। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली तो रबिया ने चाय सामने टेबल पर रखते हुए कहा, थैंक यू। वो तेजी से हाथ चलाते हुए अपने ब्राइडल ड्रेस को तय कर रही थी। रबिया ने हैरत से इस 1 घंटे की दुल्हन को देखा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। इसने कमरे ही नगर में लटकाए और जेवरात समेट कर बॉक्स में किए और चाय लेकर आराम से बेड पर बैठ गई। चाय पीकर इस बेड टांगी फैलाकर बलीनकट को अपने अतराफ लपेटा और लेट गई। आलीजा की हालत पर उसे बेइंतहा तरस आ रहा था। बाबूजी, मुझे तो सजा दे दी थी ना, आपने इस बेचारे का क्या कसूर था? गलती तो मेरी थी ना, हम जैसी लड़कियां ही कसूरवार होती हैं जो मोहब्बत करते वक्त तो खुद पर बंद नहीं लगाती मगर शादी के वक्त माँ बाप और ख़ानदान के इज्जत की मुहाफिज बन जाती हैं। बुज़दिलों पर मोहब्बत नहीं जचती, मोहब्बत करनी है तो बेशरम बनना पड़ेगा। इसकी आंखों से आंसू बकर बलीनकट में जज्ब हो रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने बलीनकट सर के ऊपर किया और आंखें बंद कर लें। ये क्या बदतमीजी है? इसे बेड पर पैर पसारते देखकर उसे सख्त ताव आया। क्या किया है मैंने? वो हैरत से अपने पाँव देखने लगा, कहीं शूज पहन कर तो नहीं लेट गया। यहाँ क्यों फैल गए? वो उठ बैठी। तो कहाँ जाऊं, जब ये मेरा रूम है तो तुम्हें प्रॉब्लम है तो सोफे पर सो जाओ, अगर सोफे पर गिरने का खतरा है तो एक गदा जमीन पर बिछा कर सो जाओ। इसने मुफ्त मशवरा दिया। मुझे बेड पर सोने की आदत है, मैं सोफे या जमीन पर नहीं सो सकती। वो दांत कुचकिचा कर बोली। हो रही, और जैसे मैं तो फुटपाथ पर अखबार बिछाकर सोता आया, मुझे बड़ी आदतें हैं यहाँ वहाँ सोने की। इसने तंजिया लहजे में मुस्कुरा कर पूछा, मुझे कुछ नहीं पता, जाओ लाओ गदा और बिछाकर सो, मुझे अपना बेड शेयर करने की आदत नहीं है। इसने इसके बाजुओं के नीचे लगा तकिया बेदर्दी से खींचा और अपने तकिए पर रखकर इस पे टेक लगा लिया। मैं कैसे सोफे पर सोऊंगी, में गिर जाती हूँ। वो रोहानसी हो गई। मैं कैसे बेड तुम्हारे साथ शेयर करूँ, मुझे लात मारने की आदत है। इसने सुकून से इत्तला दी, अगर कहीं सोते में आपके ऊपर पैर रख दिया तो आपको लगेगा कि मैं एक अकेली जवान सूरी अधेड़ उम्र औरत पर लाइन मार रहा हूँ। इसने इसकी तरफ झुककर राजदारी से कहा, तो क्या ज़रूरत थी अधेड़ उम्र औरत से शादी करने की? वो दांत पैसती बेड से उठकर सोफे पर आ गई, क्योंकि तुम्हारे बाप को अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं मिला था। इसने फ़ोन पर नज़रें जमाए मसरूफ सा जवाब दिया। तकिया सही करते हुए उसका हाथ ठहरा मगर फिर सर झटक कर सो गई। वो सोकर उठी तो इसकी एक एक हड्डी दिख रही थी। न जाने कैसे नावलों में हीरोइन सोफे पर सो जाती हैं, कभी कभी तो दराकत बुठेले बदन वाले हीरो भी नाराज होकर सोफे पर ही सो जाते हैं, यहाँ तो कुछ घंटों में हड्डियां चटकने लगी हैं। उसने बाजू सुहलाते हुए सोचा, सुनो मेरे जूते पालिश कर दो। वो अभी अपनी हड्डियां सुहलाने में बिजी थी कि मोनस ने ऑर्डर पास किया। मैं पालिश करूं? वो दर्द भूल कर आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। हाँ तुम, और कौन करेगा? उसने बेनियाजी से कहा। जो पहले करता था, वो साफ जवाब दे गई। पहले मुलाजिमा करती थी मगर अब एक कल वक्ती मुलाजिमा मेरे लिए आ चुकी है जो रात में भी मेरे पास ही रहती है, इसमें जब चाहूँ जैसे चाहूँ जो चाहूँ करवा सकता हूँ। वो इसके करीब सोफे पर आकर बैठ गया। तुम खुद को इतना बाइख्तियार कब से समझने लगे? खुद से 7 साल बड़ी लड़की से शादी पर तो तुम इनकार कर नहीं पाए और अब आए हो मुझ पर हुक्म चलाने में। ये सब काम कतई नहीं करूंगी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं। उसने भी दौबदू जवाब दिया। क्या कहा तुमने? इसने उसका मुंह दबाया, इसकी दिखती रग पर हाथ पड़ा था, भड़कना तो लाजिम था। अशरा का चेहरा खौफ की शिद्दत से सफ़ेद पड़ गया।
एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, ना तो तुम्हारा बाप तुम्हें खुल लेने देगा, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। असला इस रिश्ते से जान छुड़ाने का ख्वाब छोड़ दो। वो अब भी उसका मुंह दबाए हुए था। तलाक भले ही तुम्हारा हक हो मगर खुल तो मेरा हक है, मैं ये जरूर लूंगी। वो दबे हुए मुंह से जबरदस्ती चीखी। हा 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 हा, निकाह भी तो तुम्हारा हक था, इसमें अपनी मर्जी चला लेती। जब खुद से 7 साल छोटे लड़के से शादी पर तुम कुछ नहीं कर पाए तो खुल क्या लोगी। इसने कक्का लगाकर इसकी बात उसे ही लौटाई और एक झटके से उसका मुंह छोड़ा और रूम से बाहर की तरफ पलट गया। अशरा लड़खड़ा कर वार्डरोब से टकराई। और हाँ, ये अच्छा सा पालिश करना। वो वापस पलटा और जूते की तरफ इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। नमीरा। इसने स्कूल जाती नमीरा को रोका। आप क्यों आए हैं यहाँ, जाए यहाँ से। वो साइड से निकलने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बचकर निकलो। इसने सख्ती से उसका हाथ पकड़कर अपने सामने किया। अब क्यों आए हैं आप, अब आपकी शादी हो गई है, प्लीज अपनी वाइफ पर ध्यान दीजिए। वो डरते हुए बोली। क्या समझाया था इस दिन की ये शादी मैंने दबाव में आकर की है, मेरी मनपसंद बीवी तुम भी बनोगी। इसने इसकी आंखों में झांकते हुए सख्ती से कहा। जी। इसने गर्दन हिला दी। बस जी पागल, ये हमारे फ्यूचर के लिए ही मैं कर रहा हूँ, अगर अभी शादी से इनकार कर देता तो अब वो मुझे आका कर देते, फिर मैं कहाँ जाता। अब की वो थोड़ा नरम हवा। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उंगलियां मरोड़ती रही। सुनो, मेरे वलीमे में आओगी ना रात में। इसने धीरे से पूछा। नहीं। उसने निगाहें चराएं। क्यों, तुम्हारा पूरा घर भी इनवाइट है ना। इसने मसनूई हैरत से कहा। क्योंकि मुझे आपकी वाइफ अच्छी नहीं लगेगी। मासूम लड़की ने अपने जज्बों का इजहार इस तरह किया। मोनस्को ने साख्ता हंसी आई। तुम जरूर आओगी और तुम्हारा तारुफ यकीना अशरा को नहीं अच्छा लगेगा। इसने नरमी से कहा। मगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसने इनकार किया। मगर मुझे अच्छा लगेगा। अब की बार वो फिर सख्त हवा। जी अब मैं जाऊं। इसने टाइम देखते हुए कहा। ठीक है, मगर रात में आना जरूर, और सुनो गोल्डन कलर का कपड़ा पहनना। इसने मुस्कुराते हुए फरमाइश की। जी ठीक। शक्र है इसके पास गोल्डन ड्रेस थी। वो स्कूल चली गई। साद का वलीमा दिन में था, वो थोड़ी देर शिरकत के लिए आई थी। क्योंकि रात में उसका वलीमा था। जूते अच्छे पालिश किए हैं तुमने। उसने एक नज़र इसके उदास सरापे पे डाली। इसने शिकायती नज़रों से उसे देखा मगर बोली कुछ नहीं। उसने एक नज़र दुल्हन बनी मारिया पर डाली। एक ही रात में इसकी सानुली रंगत खलसी गई, होंठों से मुस्कुराहट फूट रही थी। उसने दिल ही दिल में नज़र ना लगने की दुआ की। सुनो, मुझे चाय पीनी है। इस बे टांग पर टांग चढ़ाते हुए नाज से फरमाइश की। तो जाओ पी लो। इसने धीरे से कहा। मुझे घर जाकर पीनी है। इसने इत्मीनान से कहा। तो घर ही चले जाओ, कुछ ही दूर पर तो है। इसने हैरत से कहा। तो बनाएगा कौन। इसने तीखे लहजे में पूछा। किसी मुलाजिमा से बनवा लेना। ने ऑप्शन दिया। मुलाजिमा ही से ख रहा हूँ, चलो चाय बनाओ। वो उठ खड़ा हवा। मैं कैसे जाऊं। इसने हैरत से चारों तरफ देखा। क्यों, तुम चल नहीं सकती। इसने इसके पैरों का जायजा लिया। नहीं, पैरों में कुछ नहीं हुआ है, मगर इस वक्त ये कौन सा वक्त है चाय पीने का। इसने उसे टाइम और मौके का एहसास दिलाया। लगता है सुबह की बात भूल गई हो। वो इसकी तरफ झुककर आहिस्ता से बोला। वो खामोशी से उठकर चल दी, वो भी फतहमंदी से मुस्कुराता इसके साथ हो लिया। अशरा कहाँ है भाई। किसी को अशरा को देखने इश्तियाक हवा। हाँ भाई, कहाँ है अशरा। कई लोगों ने पूछा। कहाँ चली गई। तबरीज साहब दिल ही दिल में परेशान हुए। बाबूजी, वो मैंने इसे मोनस के साथ घर जाते देखा है। कुलसूम थोड़ा करीब आकर धीरे से बोली। ये सब वो असलय कर रहा है ताकि हमें तकलीफ हो। इनका खून खोल रहा था। असल में उसका वलीमा भी है, रात में तो थोड़ा आराम करने गई है। इन्होंने गुस्सा पीकर कहा। थोड़ा साइड हटकर इन्होंने मोनस का नंबर डायल किया। अस्सलामु वालेकुम बाबूजी। इंतहाई अदब से सलाम किया गया। फंक्शन तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम अशरा को लेकर क्यों चले गए। इन्होंने सलाम नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मुझे चाय पीनी थी। इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया। चाय पीनी थी तो किसी वेटर से कह देते बनवा लाता। इन्होंने मजबूरा अपना लहजा नॉर्मल रखा। मगर मुझे मेरी बीवी के हाथ की चाय पीनी थी। और क्या आप ही बाबूजी, नई नई शादी हुई है हमारी, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बताना चाहते हैं। शर्माते हुए इत्तला दी। अशरा का दिल चाहा गरम खोलती चाय कप के बजाय इसके मुंह में छान दे। अशरा को यहाँ ले आओ, सारे मेहमान पूछ रहे हैं। इन्होंने सख्ती से कहा। मगर मेरे सर में दर्द है, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। इसने चाय का घूंट भरते हुए कहा। सर में तुम्हारे दर्द है, मगर मैं अशरा की बात कर रहा हूँ, उसे भेजो। वो दांत पैसते हुए बोले। अशरा मेरी बीवी है, वो वहीं जाएगी जहाँ जाने की मैं इसे इजाज़त दूंगा। इसने इनकी खोलन का मजा लेते हुए कहा।
देखो मोनस भेज दो अशरा को, लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है अशरा, मेरी इज्जत मत खराब करो। वो थोड़ा नरम हुए। हर बार आपकी इज्जत बचाने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। इसने हिकारत से अशरा की तरफ देखा। उसका दिल लरज कर रह गया। शाम में वलीमा है, हमें थोड़ी देर आराम करने दें। इसने बेरखी से खकर फोन काट दिया। तबरीज साहब फोन को देखते रह गए। इन्हीं का पुरतू तो था ये भतीजा। वो लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल हुआ। कोट कंधे पर लटक रहा था, टाई न जाने कहाँ गिर गई थी। अरे अली बेटा, क्या हवा है। समीना बेगम दौड़ती हुई आई और उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। क्या बात है मेरे लाल, ऐसी हालत क्यों बनाई, खुदा के लिए कुछ बोलो, मुझे कुछ हो जाएगा। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर वो रो पड़े। सब खत्म हो गया मम्मा, कुछ नहीं बचा। वो बुड़बड़ा। क्या खत्म हो गया बेटा, तुम्हारा फोन भी ऑफ था, मुझे लगा शायद वलीमा भी अटेंड करके आओ। इन्होंने उसका सर अपनी गोद में रखा। किसका वलीमा मम्मा, वहां तो दो दो वलीमे हैं। वो खोए खोए लहजे में बोला। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ तो सही। वो इन्हें इसके लहजे से खौफ आ रहा था। मम्मा वहां तो साथ के साथ अशरा का भी निकाह था। इसने टूटे लहजे में कहा। किया। उनके दिल को कुछ हुआ, बेटे की दीवानगी से वो अच्छी तरह वाकिफ थीं। हाँ मम्मा, वो भी इससे कई साल छोटे, इसके कज़न से। मम्मा मेरे सामने ही मेरी अशरा को किसी और की हो गई मम्मा। इनकी लपट कर वो बेतहाशा रो रहा था। समीना बेगम इसकी पीठ सुहलाने लगीं, इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थीं। कितने ही बेआवाज आंसू टूट कर अली के वजूद में जज्ब हो गए थे। गोल्डन शरारा जिस पर कहीं कहीं ऑरेंज मोतियां लगी हुई थीं, गोल्डन कलर का भारी दोपट्टा पन्नों के जरिए बमुश्किल सर के जोड़े पर टिका हुआ था। ऑरेंज लिपस्टिक ने इसके चेहरे को खासा फ्रेश सा लग दे रखा। ऑरेंज और गोल्डन आई शेड और मुस्कारे का दिल खोलकर इस्तेमाल ने इसकी उदास आंखों को मजीद खूबसूरत बना दिया। वो अकेली ही सबकी मुबारकबादें वसूल रही थी। मोनस कहीं भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। हेलो, कैसी हो। पिंक ब्लैक शेफून की साड़ी में मलबूस खली खली सी मारिया इसके करीब बैठी। मोनस पता नहीं कहाँ घूम रहा है, तब तक मैं ही बैठ जाती हूँ। वो मुस्कुराई। सानूली चमकती रंगत पर खूबसूरत साड़ी मजीद खूबसूरत लग रही थी। नफासत से किया गया मेकअप और रिश्तों के बख्शे गए एतिमाद ने इसके चेहरे को अजीब सी रौनक बख्शी थी। बहुत खूबसूरत लग रही, बहुत प्यारी साड़ी है, और साड़ी से कहीं ज्यादा प्यारी तुम लग रही हो। उसने दिल ही दिल में नजर उतारी। हाँ, साद ने गिफ्ट की ही। मैंने कितना कहा कि मुमानी ने जो गरारा सिलवाया ये वो पहन लेती हूँ, मगर वो नहीं माने। शर्मीली मुस्कुराहट के साथ उसने बताया। अच्छी बात है ना, भाई ने ही देखना है, भाई की पसंद का पहनूं। वो शरारत से बोली। ओके मैं देखूं, शायद अमी लोग आ गई हैं। अपने मायके वालों को देखकर वो स्टेज से उतर गई। इसने सर हिलाकर इजाजत दी। ये तुम्हें अचानक इनके यहाँ शादी में जाने का शौक कैसे हो गया, वैसे में कितना भी खदूं तुम घर से नहीं निकलती हो। नगमा ने हैरत से कहा। बस यूं ही तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही थी तो मैंने सोचा घर से थोड़ा बाहर निकल जाऊं तो फ्रेश हो जाए तबीयत। बाल बनाते हुए उसने जवाब दिया। चलो अच्छा है, वरना मुझे हमेशा की तरह अकेले ही जाना पड़ता। इन्होंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले। अम्मी मेरे कपड़े इनके घर के हिसाब से ठीक तो लग रहे हैं ना। इस बे हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल, मेरी बेटी तो कुछ भी पहन ले सबसे प्यारी लगेगी। इन्होंने प्यार से उसका सर चूमा। वो वाकई प्यारी लग रही थी। आज नहीं इनवाइट किया कि उसे। वो इसके करीब ढंग से बैठा। कसे। इसने उसने असफहामिया नजरों से देखा। वही जिससे बचाने के लिए मुझे बकरा बनना पड़ा। वो तंजिया मुस्कुराया। वो कुछ नहीं बोली, फिर से अपने मशगला में मशगूल हो गई। ये कौन है। इसने मोहल्ला की एक जानी पहचानी औरत को देखा। उनके साथ 3 लड़कियां थीं। वो औरत तो अंदर चली गई, मगर बड़ी लड़की वही गेट के पास खड़ी रही। मोनस जसत लगाकर गेट तक गया। दोनों काफी देर बातें करते रहे। बहुत प्यारी लग रही। इसने गोल्डन टखनों तक आते फराक और गोल्डन दोपट्टा साइड में डाले नमीरा को गौर से देखते हुए कहा। मैंने भी आपके हुक्म पर गोल्डन पहना है, आपकी वाइफ ने भी गोल्डन पहना है, कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसने मासूमियत से पूछा। हम सच बताऊं। इसने अशरा को बगौर देखते हुए कहा। गोल्डन ड्रेस में अशरा बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर गोल्डन फराक में मेरी मोहब्बत ज्यादा खूबसूरत है। वो उसे प्यार से देखता हुआ बोला। अच्छा। वो दिलकशी से मुस्कुराई। चलो तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। इसने आसपास नजर दौड़ाई, सब इधर इधर मसरूफ थे तो उसे स्टेज पर चलने को कहा। ये इसे लेकर यहाँ क्यों आ रहा है। इसने इस नाजुक सी लड़की को आते देखते हुए सोचा। अस्सलामु वालेकुम। वो करीब आकर बोली, थोड़ी सहमी हुई लग रही थी। वालेकुम अस्सलामु। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे ये मासूम सी लड़की बहुत पसंद आई थी। ये मेरी मनचाही बीवी बनेगी, कम से कम उम्र मेरे साथ चलते हुए कितनी खूबसूरत लगेगी। इसने प्यार से उसे देखते हुए कहा। अशरा ने गौर से इस लड़की को देखा, शायद वो डर रही थी।
माशाअल्लाह कितनी प्यारी है। इसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। किस क्लास में हो बेटा? क्या मोनस की क्लास में हो? इसने प्यार इसके बालों को ठीक किया। मोनस ने आंखें फाड़कर उसे देखा। जी 8वीं क्लास में। वो भी बहुत हैरत से बोल रही थी। गुड गर्ल, दिल लगाकर पढ़ा करो। इसने इसके रुखसार थपथपाए। उसे वाकई वो बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, दिल लगाकर पढ़ना, पढ़ाई के बहाने दिल मत लगा लेना। वो टीस देने से बाज नहीं आया। अशरा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया मगर जल्द ही संभल गई। मैं वो अम्मी के पास जाऊं, ढूंढ रही होनेगी। इसे अशरा का उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। दिल ही दिल में शर्मिंदा होती हुई बोली, ओके फिर आना तुम हमारे घर, फुर्सत से तब बातें करेंगे। वो मुस्कुराई। जी जरूर। इसकी मोहब्बतों पर शर्मिंदा होते हुए उसने इस बात में सर हिलाया। हमारे यहाँ लड़कियां शादी से पहले बल्ला वजह ससुराल नहीं आती जाती। इसने ससुराल और शादी पर जोर देते हुए कहा। ओके मगर दोस्त के घर तो आ ही सकती है। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हीन दोस्त? वो सर झटक कर मुस्कुराया। मोनस उठो। उसने बेखबर सोए मोनस का कंधा हिलाया। स्कूल नहीं जाना क्या? इसने फिर हिलाया। नहीं। बलीनकट के अंदर से बड़े इत्मीनान से जवाब आया। क्यों नहीं जाना है? इसने बलीनकट खींचा। अपनी लिमिट में रहो समझी, ज्यादा मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं है। बलीनकट पीट कर वो दहाड़ा। मैं तो बस तुम्हें जगा रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। आइनदा ये जहमत मत करना, अच्छी तरह जानता हूं तुम औरतों को अपने से छोटे लड़कों से बहुत अटरीकट होती। नफरत से इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। जबान संभाल कर बात करो। इस इल्जाम पर वो तरफ ही तो गई। नहीं तो क्या कर लोगी? वो बेड से उछलकर इसके करीब आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखो और अपनी बातें देखो। अरे बीवी नहीं तो बड़ी कजन ही समझकर इज्जत दे दिया करो। इसने बहते हुए आंसुओं को साफ किया। एक बात याद रखना, हमेशा जिन लड़कियों से सिर्फ इज्जत बचाने के लिए शादी की जाए ना, इनकी कोई इज्जत नहीं रहती, इनका किरदार मशकूक रहता है। इसे परे धकेलता हुआ वो वॉशरूम में घुस गया। नमीरा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों लेटी हो? वो बरामदे में बिछी चारपाई आरी तिरछी लेटी हुई थी। कुछ नहीं अम्मी। वो मुस्कुरा कर सीधी हुई। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ दिनों से बहुत चुप चुप हो। वो इसके पास बैठ गईं। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको ये कितना पसीना टपक रहा है? इसने इनकी गर्दन से चुपके दोपट्टे को अलग किया। हाँ बच्चे, गर्मी है ना बहुत आज। इन्होंने दोपट्टे से चेहरा साफ किया। इतनी गर्मी में आप किचन में कैसे काम कर लेती हैं अम्मी हैं? इसने पंखे का रुख इनकी तरफ करते हुए कहा। बेटा, औरत की जो जिंदगी होती है ना, वो किचन ही से शुरू होती है और किचन में ही खत्म हो जाती है। बचपन में गुड़िया और घर घर खेलते हुए भी बच्चियां किचन में खाने बनाती हैं, छोटे छोटे खिलौनों में खाने बनाकर खुश होती हैं। फिर जब तक इनकी जिंदगी खत्म नहीं होती ये ऐसे ही चलता रहता। इन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया। मगर अम्मी, जो पढ़ी लिखी बड़े घर की औरतें होती हैं इन्हें तो नहीं काम करना पड़ता होगा ना? इसने इश्तियाक से पूछा। बेटा, औरत चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाए, किचन का काम उसे कभी ना कभी करना ही पड़ता है। अगर अपने मायके में नहीं किया तो ससुराल में करना पड़ता है। अगर ससुराल में भी नहीं करती तो अपने शौहर के लिए इसकी पसंद का बनाना पड़ता। लेकिन चलो, अगर शौहर भी नहीं फरमाइशी करता तो इसके बच्चे तो जरूर करते हैं। माँ के हाथ का खाना सब शौक से खाते। इन्होंने तफसील से समझाया। जैसे हमें आपके हाथ के खाने का टेस्ट मुंह को लग गया है, हमें बाहर की चीज अच्छी ही नहीं लगती। इसने लाड से उनके गले में बांहें डालें। अब लगाओ मुस्का। इन्होंने इसके सर पर चपत लगाई। अम्मी, इनकी गोद में सर रखकर लेटी नमीरा काफी देर बाद बोली। बोलो। वो रिसाले में कमीज के गले का डिजाइन देख रही थीं। जो हम मुल्क साहब के घर गए थे शादी में, दोनों में एज डफर कितना ज्यादा है ना? इसने छत की तरफ देखते हुए कहा। हम बेटा, मगर माँ बाप जो मुनासिब समझी। इनकी नजरें अब भी रिसाले पर थीं। मगर अम्मी, मैंने सुना है इतने दिन हो गए उनकी शादी को मगर अब भी इन्होंने दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसने इनकी तरफ देखते हुए कहा। तुमसे किसने कहा? इन्होंने रिसाले से निगाहें हटाएं। किसी ने नहीं अम्मी, वो स्कूल में मोहल्ले की लड़कियां पढ़ती हैं ना? इसने गड़बड़ा कर कहा। तुम मत ये सब बातों में ध्यान लगाओ, खैर से इतना फर्क है, उम्र वक्त तो लगेगा एक दूसरे को समझने में, धीरे सब ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। इन्होंने रसान से कहा। नहीं अम्मी, मोनस तो मेरे हैं, अशरा आपी का इनका किया जोड़? वो सिर्फ सोच कर रह गई। क्या है नमीरा, सारे तरीके भूल गई हो, बंदा इंशाअल्लाह बोल देता ये। इन्होंने उसे छोटा बच्चा ही समझ रखा था, अभी तक उसी लिए डपट कर बोली। सॉरी अम्मी। वो उठकर चली गई। नगमा ने हैरत से उसे देखा। नवाबजादा कहाँ है? परवेज साहब ने पराठे लाती अशरा से पूछा। वो सो रहा है, मैंने उठाया भी तो खा रहा, थक गया हूँ, स्कूल नहीं जाऊंगा आज भी। इसने पराठे हाथ पार्ट में रखे।
शादी को अब काफी दिन गुजर गए हैं, इससे बोल दो, बस उतर चुकी थकन, सीधे से स्कूल जायकल से बहुत अय्याशी हो गई। इन्होंने चाय अपने कप में निकालते हुए कहा, बड़ी मनपसंद शादी हुई है ना, जो खुशी से अय्याशी करेगा। अरे मेरे बच्चे को शर्म आती होगी, स्कूल जाते हुए क्या जवाब देगा वो अपने दोस्तों को कि आंटी से शादी हुई है। इन्होंने हिकारत से उसे देखा। अशरा के पांव जमीन पर गुड़ गए। उसने बेबसी से चचा की तरफ देखा। जबान संभाल कर बात करो वरना मुंह तोड़ दोनगा। वो दहाड़े, अरे किसका किसका मुंह तोड़ेंगे, सब तो यही कहते हैं। इनकी दहाड़ को खातिर में लाए बगैर इन्होंने दौबदू जवाब दिया। अशरा चुपचाप किचन में चली आई। अरे तो इसमें बच्ची का क्या कसूर है, उसने अपनी मर्जी से तो नहीं की है ना शादी। वो थोड़ा धीमे लहजे में बोले, अरे तो कर लेती अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का ही तो चक्कर था, तभी तो ये सजा दी गई है। अरे मैं पूछती हूँ मेरे बेटे का क्या कसूर था। वो किचन की तरफ मुंह करके उसे सुनाते हुए चलाएं। अशरा वहीं किचन में दीवार से टेक लगाए बैठी रोती रही। ये तुम क्या कर रहे हो आली, तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा। इन्होंने बेयकीनी से उसे देखा। मैं मजबूर हूँ मम्मा, मैं अशरा की मोहब्बत से मजबूर हूँ। वो उनके कदमों में बैठ गया। लेकिन बेटा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कोई लेकिन नहीं मम्मा, आखिर आपकी भी तो यही ख्वाहिश थी, प्लीज मम्मा। इसने इल्तिजा की। बेटा सिर्फ तुम ही तो मेरे इस दुनिया में, और आजकल तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, मैं कैसे तुम्हें परमिशन दे दूं अमेरिका जाने की। वो रो पड़े। मम्मा मैं अगर यहाँ रहा तो मेरा दिल फट जाएगा, मम्मा प्लीज मुझे जाने दें। वो मन्नतें कर रहा था। इतने टूटे हुए लहजे पर वो तड़प कर रह गईं और उसे सीने से लगा लिया। चले जाओ मेरी जान, लेकिन एक बात याद रखना, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बिन के आना है आपको। इन्होंने उसका और अपना दिल बहलाया। जी मम्मा, इंशाअल्लाह मैं आपका ये ख्वान जरूर पूरा करूंगा। उनके हाथों को चूमते हुए इसकी आंखों में आंसू थे। अशरा बाजी, आपकी अम्मा आई हैं। वो अलमारी में कपड़े रख रही थी, तभी मुलाजिमा चली आई। इसके हाथ साकत हो गए। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। वो बकीका त्री कपड़े रखने लगी। तुम्हारे घर वालों ने बोझ उतारा तो दोबारा पूछने भी नहीं आए, खुदा खुदा करके आज तुम्हारी अम्मा आई हैं। बेड पर लेटा मोनस खालिस औरतों वाले लहजे में बोला, वलीमे के बाद लड़की का हक है मायके जाना, वालिदैन का हक नहीं है बेटी की ससुराल आना। इसने तरनत जवाब दिया, मेरी बहनों का हक नहीं है क्या। बहनों को पांव की जूती के बराबर भी न समझने वाला मोनस इससे लड़ने के लिए रिवायती भाई बिन जाता था। तुम्हारी बहनों को चाहिए कि अपना हक लेना और अपने शौहरों को अपनी इज्जत और कद्र करना सिखाइए, ना कि जो बाबूजी ने कहा सर झुका लिया, अपने लिए जायज़ बात भी ना बोली। वही मारिया भी तो बाबूजी की ही बहू है, मगर अपना हक इस्तेमाल करती है और साद भाई से भी अपनी मनवा लेती है। इसने वजाहत की, वो साद वो तो है ही जोरू का गुलाम, कहीं से भी मर्द लगता है। वो खोल कर बोला, तो फिर तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे पांचों बहनों ही और तुम मुकम्मल मर्द हो। मुस्कुरा कर वो कहती हुई वो उसका खून खोला कर चली गई। अस्सलामु वालेकुम अम्मा। इसने नॉर्मल से अंदाज में सलाम किया और उनके पास बैठ गई। रज़िया बेगम को उससे इस सर्द पहर की उम्मीद नहीं थी। इन्हें लगा कि वो दौड़ती हुई उनके सीने से आ लगेगी। बेटा चाय बना दो। चची के लहजे में शरीनी घली हुई थी। नहीं मैं चाय नहीं पीवनेगी, अपने बाबूजी के लिए बना दो। बाहर कोई खड़ा था, उसी से बात करने लगे हैं। इन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। अच्छा। वो वापस पलट गई। अस्सलामु वालेकुम बाबूजी। वो चाय लेकर आई तो बाबूजी चुपचाप लाउंज में बैठे थे। वालेकुम अस्सलामु। इसकी हालत देखकर उनके दिल को कुछ हवा। खूबसूरत से जोड़े में भी उसका हुस्न मानत पड़ा हुआ था, आंखों के गर्द सियाह हल्के और चेहरे पर कमजोरी के असर। मेरे पास नहीं बैठोगी आशी। वो वापस पलट रही थी तो बाबूजी ने कहा। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर उनके कदमों में गिरकर रो पड़ी। मेरा बच्चा। इन्होंने उसे सीने से लगा लिया। वो कितनी ही दहर बैठी हिचकियों से रोती रही। मैं बहुत नाराज हूँ बाबूजी, आप लोग इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हैं, एक कॉल भी नहीं की। इसने मासूमियत से शिकवा किया। बस बेटा मुझे मुआफ कर दो। इन्होंने उसे सीने से लगा लिया। क्या कहते कि वो तो रोज ही ट्राई करते थे, मगर शायद इनका नंबर हर फोन से ब्लॉक था। अम्मा चची के कमरे में थी, वो वहीं बाबूजी के पैर के पास किशन रखकर बैठ गई। सुनो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं कंबाइन स्टडी के लिए, जल्दी से बिरयानी कबाब और रायता बना लो, और हाँ मीठे में खीर जरूर बना देना। मोनस सीढ़ियों उतरता हुआ उसे ऑर्डर पास करता बाहर निकल गया। बाबूजी की तरफ उसने देखना भी गवारा नहीं किया। मैं किचन देख लूं बाबूजी। वो निगाहें चराती उठ गई। तबरीज मुल्क ने ठंडी आह भरी शर्मिंदगी और पछतावे ने इनके पूरे वजूद को अपने लपेट में ले लिया। वो रूम में शावर लेने आई तो मोनस सोफे पर नीम दराज कोई मूवी देख रहा था। तुम्हारे दोस्त कब से आ रहे हैं? मैंने तो खाना कब का तैयार कर दिया। इसे इत्मीनान से बैठा देखकर उसने हैरत से कहा, किसने कहा कि मेरे दोस्त आ रहे हैं?
वो टेलीविजन पर नजरें जमाए हुए बोला, क्या मतलब, तुमने ही तो कहा था कि। इसने ताज्जुब से कहते हुए जुमला अधूरा छोड़ा। मेरा बिरयानी खाने का मूड हो रहा था। वो इसकी तरफ देखकर खबासत से मुस्कुराया। उसका मकसद समझकर उसने बेबसी से उसे देखा मगर कुछ बोली नहीं और चुपचाप बाथरूम में चली गई। दिन गुजरते गए। मोनस ने अपने एग्जाम क्लियर कर लिए और आगे पढ़ने के लिए हैदराबाद चला गया। इसके न होने से अशरा के शब व रोज़ काफ़ी सुकून से गुजर रहे थे मगर दिल में अजीब सी बेसुकूनी थी। मोनस से दिए गए तानों और तकलीफ़ों को सहने में मसरूफ़ इसे आली की याद कम ही आती थी मगर अब फुर्सत के लम्हों में इसके पुराने ज़ख्म धर जाते। बाबूजी ने उसका फ़ोन बुझू दिया था जिससे घर वालों से बात हो जाती थी और मोनस के जाने के बाद वो कई दफ़ा बाबूजी के साथ मायके गई थी जहां का माहौल उसे बहुत पुरसुकून लगा। बाबूजी ने घर मामलात में दिलचस्पी ना के बराबर कर दी। भाभीियों के चेहरे की चमक से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत पुरसुकून हैं। सबकी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है मगर मेरी नहीं, वो तन्हाई में अक्सर सोचती। मोनस की नमीरा से चीटिंग का तकरीबा रोज़ ही होती थी। घर पे कभी वो 2-4 महीनों पे ही चक्कर लगाता था, अगर आता तो फिर वही तने और कचों के अशरा का जीना हराम करती थे। वो फ्लैट में आया तो उसका दोस्त जो इसके साथ रूम शेयर करता था वो अपनी ड्यूटी पे जा चुका था। इसने फ्रिज से रात का बचा हुआ चिकन निकाला, ओवन में गर्म होने के लिए रखा और लैपटॉप उठाकर कैबिनेट पे रखा और ममा को उसका पर ऑनलाइन आने के लिए मैसेज कर दिया। थोड़ी देर बाद ही वो कनेक्ट हुई। अस्सलामु वालेकुम ममा। वो ऑफिस में थी शायद। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? इन्होंने मोहब्बत से पूछा। खाना खाने जा रहा था। इसने ओवन से चिकन निकाल कर प्लेट में डाला। फ्रिज से ब्रेड निकाले और कुर्सी लाकर उसने कैबिनेट के पास रखी और प्लेट कैबिनेट पर रखकर वो बातें करता हुआ खाना खाने लगा। ये उसका रोज का मामूल था। लंच उमूमन वो अकेले करता था, सिवाय ममा से कनेक्ट हो जाता। ढंग का खाना नसीब नहीं है मेरे बच्चे को। वो उसका खाना देखकर रोज एक ही बात दोहराती, अब हर जगह ममा के हाथ का टेस्ट नहीं ना मिलेगा। वो मुस्कुरा देता। आज 5 साल गुजर चुके हैं अली, मुझे आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं किसी की बीवी मगर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। इतने सालों में तुम्हें भूल ही नहीं पाई, न जाने तुम किस हाल में हो। किचन में चावल चुनते हुए वो ख्यालों में खोई हुई थी। अशरा बाजी, वो मोनस भाई जी आए हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं जी, अपने अब्ता से बहस कर रहे हैं। मुलाजिमा की 10 साला बेटी जो इससे बहुत क्लोज थी धीरे से आकर बोली, तुम चलो मैं देखती हूँ, ये तो हमेशा का है, ऐसे ही हंगामा करता है जब आता है घर। इस चावल खोलते हुए पानी में डाला और ढककर बाहर निकल आई। मैं कैसे जिंदगी गुजारूं इस बुरी औरत के साथ, क्यों नहीं समझते आप मुझे, मेरी मर्जी की जिंदगी गुजारने दीजिए प्लीज। वो बदतमीजी से चीखा। समझाओ सकूं कि अगर ये अपनी एक बीवी पर सौतन लाया तो इसकी 5 बहनों पर सौतन आएगी और अशरा मेरा खून है, भतीजी है मेरी, इस पर यह जुल्म कभी नहीं होने दूंगा। परवेज मुल्क भी चिढ़े। कौन सा जुल्म? जब मैं उससे शादी के लिए इनकार कर रहा था तो सारी दुनिया मुझे ये पाठ पढ़ा रही थी कि हुजूर ने खुद से इतनी बड़ी औरत से शादी की और अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूं तो क्या उसका हुक्म नहीं है शरअ में? वो मर्दों पसंदीदा हदीस ले आया बीच में। कलिमा याद हो या ना याद हो, ये हदीस जरूर याद रहेगी। वो तंजिया मुस्कुराई और फिर किचन में आ गई। इसके चीखने की आवाज़ें अब भी आ रही थीं। चचा बाहर चले गए थे। शाम की चाय का वक्त था। उसने चाय बना ली और ट्रे में रख के ले आई जहां चची उसे पता नहीं क्या समझा रही थी मगर वो अखड़ा हुआ बैठा था। चाय। इसने कप इसके सामने रखा। भाड़ में जाए तुम्हारी चाय। इसने पूरी कुव्वत से कप उसे मुंह पे दे मारा। चाय उसे एक रुखसार से होती हुई गर्दन तक झुसा गई। वो चीख मार कर पीछे हटी। अरे ये क्या हुआ, बावला हो गया है क्या? चची घबरा कर उठी। चचा भी बाहर से भाग कर आए, फौरा उसे हॉस्पिटल ले गए। नमीरा, क्या बात है बेटा, कॉलेज में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या? नगमा ने खामोशी से किचन में काम करती नमीरा की खामोशी महसूस की। नहीं अम्मी, किससे लड़ाई होनी है मेरी, वो संजीदगी से कहती, फिर मसरूफ हो गई। वो उठकर इसके पास आ गईं। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ, मैं मोहन तुम्हारी। इन्होंने प्यार से पूछा। कुछ नहीं अम्मी, वो अब भी मुंह फेरे हुए थी। इधर देखो मेरी तरफ। इन्होंने घुमाकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। अब बताओ। इन्होंने इसकी आंखों में देखा। अम्मी आप खाला को मना कर दें। वो निगाहें झुकाकर बोली। नगमा थोड़ी देर चुप रहीं। कौन है वो? इन्होंने संजीदगी से पूछा। मोनस। इसकी निगाहें अब भी झपकी हुई थीं। मोनस कौन? वो सोचने लगी। अच्छा, ये मुल्क साहब का बेटा। याद आने पर इन्होंने इस उम्मीद से पूछा कि इनकार ही करेगी। जी। इसने इकबाल जुर्म किया। मगर वो तो शादीशुदा है ना? वो सुनसी हो गईं। अच्छी तरह पता है आपको इसकी शादी? इसने बेजारी से कहा। इसकी बीवी को पता है? इन्होंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। इन्हें कोई इतराज नहीं है। इसने इत्मीनान से जवाब दिया।
ठीक है, इससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे, मैं तुम्हारे अब्बू को समझाती हूँ। इन्होंने संजीदगी से कहा। ओ अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। वो इनके गले से चपक गई। जब औलाद जवान हो जाए तो इतना अच्छा बनना पड़ता है। धीरे से उसे अलग करती वो किचन से निकल गईं। वो मोनस को खुशखबरी सुनाने लगी। अशरफ बाजी, अच्छा हुआ आपके चेहरे को कुछ नहीं हुआ जी, वरना इतना सोना चेहरा खराब हो जाना था। इसने इसके चेहरे पर लाल धब्बे देखकर कहा। हम वो मुस्कुराई। हाँ जी, वरना तो इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं जी। वो इसके पास ही बैठ गई। अशरफ बे चुपचाप आंखें बंद कर लें। बाजी जी, वो जब आप हॉस्पिटल में थी ना तो मोनस भाई जी को साहब ने थप्पड़ मारा, वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए हैं। इसने राजदारी से बताया। अच्छा, वो बोली। और चचा से बात करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। चचा कहाँ हैं? वो थोड़ी देर बाद बोली। बाहर हैं जी। इसने बताया। अच्छा ठीक है, तुम जरा मेरा मोबाइल ला दो। इसने फ्रिज पर रखे मोबाइल की तरफ इशारा किया। हाँ जी, सब बताओ बड़े साहब जी को वही सीधा करें मोनस भाई जी को। इसने मुंह बनाकर मोबाइल उसे थमाया। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम भी मत कहना। इस बेंगली उठाकर उसे वारन किया। जी जी। इसने गर्दन हिलाई। डॉक्टर आली, आपको वार्ड नंबर 8 में सुफियान सर बुला रहे हैं। नर्स मेरा ने आकर इत्तला दी। ओके, चलिए मैं आ रहा हूं। उसने कुर्सी से कोट उठाई और ओवरऑल गले में लटकाया। डॉक्टर आली, इस मरीज की फाइल कहाँ है, मिल नहीं रही है। इन्होंने एक हफ्ते से एडमिट एक पेशेंट की तरफ इशारा किया। सर मैं चेक करता हूं, फिलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा है। वो वापस पलटा। डॉक्टर फैजान ने हैरत से नर्स की तरफ देखा। इतना काबिल डॉक्टर है मगर हर दम किन ख्यालों में खोया रहता है। इन्होंने हैरत से कहा। पता नहीं सर, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते, कैबिन से वार्ड, वार्डेड से ओटी, ओटी से कैबिन, बस यही इनकी लाइफ है। नर्स ने इंजेक्शन लगाते हुए कहा। हम होगा कोई। इन्होंने दवाइयां लिखते हुए कहा। चचा जान, वो लाउंज में टेलीविजन देखते परवेज साहब के पास आई। आओ आओ बेटा। इन्होंने उसे अपने पास बिठाया। जी शुक्रिया। वो वहीं बैठ गई। बेटा जलन तो नहीं हो रही है? वो शर्मिंदा शर्मिंदा से पूछ रहे थे। नहीं चचा। वो मुस्कुराई। मुझे मुआफ कर दो बेटा, मेरे घर में तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। वो बहुत शर्मिंदा थे। आपकी कोई गलती नहीं है चचा जान, आपका क्या कसूर है? इसमें तो किसी का कसूर नहीं है, बाबूजी को इज्जत बचानी थी मुझे, बाबूजी का मान आपको, अपनी बेटियों का घर बीच में पिसा कौन बेचारा मोनस, ना तो फिर अगर अब वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहता तो आप क्यों नहीं राजी हो जाते? चचा जान आप भाभीियों की फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। प्लीज आप उसे दूसरी शादी की परमिशन दे दे प्लीज, अभी इसके एंजॉय करने के दिन हैं, उसे यूं अपनी जिद और मफरूजों में मत बर्बाद करें। उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिया। चलो मैंने इसे दूसरी शादी की परमिशन दे दी है, वो आए तो खदेना, मगर सिर्फ इतना जवाब दो बेटा कि तुम्हारे एंजॉय करने के दिन कब थे? इन्होंने इसकी आंखों में झांका। आए थे चचा जान मगर रास नहीं आए। वो उठ खड़ी हुई। मेरी बात मान जाने के लिए शुक्रिया। जाते जाते वो पलटकर बोली। वो मुस्कुरा भी ना सके। कौन है? आधी रात को कोई इसके रूम का दरवाजा खोल कर आया। मैं हूं। अंधेरे में मोनस की आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने आगे हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया और साइड में पड़ा दोपट्टा अपने ऊपर फैलाया। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। वो सीधा बेड पर चढ़ाया। क्या कर रहे हो? वो चीखी। उसने एक हाथ इसके मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से उसका दोपट्टा खींच कर फेंका। वो छुटका रही थी मगर खुद को आज़ाद नहीं कर पाई। इसकी चीखें अंदर ही घट कर रह गईं। अब देखता हूं मैं परवेज मुल्क को कि भतीजी की इज्जत की गवाह कैसे देंगे। शौहर घर से बाहर और ये किसके साथ मुंह काला करके आई है, क्योंकि फिलहाल किसी को नहीं पता कि मैं घर आया हूं और 3-4 महीनों से पहले आने वाला भी नहीं। इसके कानों में जहर घोलता वो चोरी से कमरा खोलकर बाहर निकल गया। वो पतराई हुई आंखों से उसे बाहर की दीवार फलांग कर बाहर जाते हुए देख रही थी। बेगम साहिबा, अशरा बाजी को बहुत तेज बुखार है जी। शमा इसके रूम से भागती हुई आई। अच्छा मैं देखती, अभी रात तक तो अच्छी भली थी। वो हैरान हुए और नाश्ता छोड़कर इसके कमरे की तरफ बढ़े। अशरा, क्या हवा है? बुखार कैसे चढ़ गया इतनी तेज? इन्हों उसका माथा छुआ। पता नहीं चची जान। वो नजरें चरा रही थी। मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। वो इसके माथे से हाथ हटाकर बोली। नहीं चची जान, डॉक्टर नहीं। वो घबरा गई। क्यों बेटा? इन्होंने उसका गर्म हाथ पकड़ा। बस दवा दे दे, बुखार डॉक्टर खौमखुआ सर पे सवार कर देंगे कि हाँ बीमार हो। इसने अपना लहजा बशाश बनाया। अच्छा ठीक है, मैं दूध के साथ दवा भिजवाती हूँ। इन्होंने उसका कंबल बराबर किया। वो किचन में चाय बना रहा था। फ्लैट के छोटे होने की वजह से रूम से फोन की बेल मुसलसल किचन तक आ रही थी। वो चाय कप में डालकर रूम में आया।
अब्ता की कॉल। 1 मिनट के लिए उसका दिल धड़का, मगर फिर खुद पर काबू पाकर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, इसने उखड़े हुए लहजे में कहा। हाँ, कहाँ हो? इन्हों संजीदगी से पूछा। आपको इससे किया मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ाया। इसने बदतमीजी से जवाब दिया। अशरा रात में मेरे पास आई थी। इन्होंने गंभीर लहजे में कहा। किया कब कसल आए? घबराहट से इसके मुंह से कई एक सवाल निकले। यही खाना खाने के बाद कोई 9:30 बजे। इन्हों बताया। ओह अच्छा। इसने सुकून की सांस ली। हम ख रही थी कि तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दूं, तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है। मैंने भी गौर किया तो मुझे भी लगा कि हाँ, तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई। वो आगे बोल रहे थे मगर मोनस के कान साई साई कर रहे थे, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तुम सुन रहे हो? उसका कोई रेस्पॉन्स ना पाकर वो जोर से बोले। जी जी सुन रहा हूँ। वो हड़बड़ा कर बोला। तो कब जाना है इसके घर रिश्ता देने? इन्होंने पूछा। जी जब आपका दिल चाहे। इसने बुझे हुए दिल से कहा। ठीक है, तुम भी घर आ जाओ। इन्होंने फोन रख दिया। उसका दिल नदामत के अथाह समंदर में डूब गया। मम्मा, खाना खाया आपने? वो हॉस्पिटल से आया तो वो मुलाजिमा से घुटनों की मालिश करवा रही थीं। नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर नहीं खाती। इन्होंने कपड़े बराबर करते हुए कहा। अच्छा किया बनाया है। वो उनके पास लेट गया। आज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के कोफ्ता पुलाव बनाए हैं। इन्होंने इसकी पेशानी पर हाथ फेरा। आपने क्यों तकलीफ की मम्मा? आपकी तबीयत पहले ही नहीं ठीक रहती है। वो परेशान हवा। ओहो कुछ नहीं होता, जॉब तो तुमने छुड़वा दी, अब मैं अपने बच्चे की पसंद के खाने भी ना बनाऊं। वो खफगी से बोली। मगर मम्मा आपकी तबीयत। इसने फिर टोका। तो ले आओ, कोई तुम्हारे लिए मज़े मज़े के खाने बनाने वाली, फिर मैं नहीं बनाऊंगी। इन्होंने आस से कहा। अटिए चलिए, भूख लगी है बहुत जोर से। वो बात को नज़रअंदाज करता हुआ बाहर निकल गया। वो ठंडी सांस भरते इसके पीछे आए। चची जान। वो लाउंज में टेलीविज़न देख रही थी कि अशरा चादर ओढ़ती बाहर आई। हाँ बोलो। इन्होंने नजरें टेलीविजन से हटाकर पूछा। मुझे बाबूजी के पास जाना है, आप ले चलेंगी प्लीज? इसने इल्तिजा की। मगर अभी तो रात हो गई है। इन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो 9:15 हो रहे थे। गांव में उस टाइम मुकम्मल रात हो जाती है। प्लीज चची जान, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। वो घगी कर बोली। ठीक है शमा, तमहीन छोड़ आएगी, मैं ही चलती, मगर तुम्हारे चचा के आने का टाइम हो रहा है। इन्होंने आवाज देकर शमा को बुलाया। अशरा इसके साथ निकल गई। इसने गेट पार किया तो बैठक वीरान पड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती अंदर दाखिल हुई। सब अपने अपने कमरों में थे, बस बाबूजी बरामदे में बैठे थे और अम्मा किचन में इनके लिए कहवा बना रही थीं। अस्सलामु वालेकुम। वो दहलीज पार करके बरामदे में आ गई। वालेकुम अस्सलामु। बाबूजी ने हैरत से उसे देखा। कैसे हैं बाबूजी? उसका दिल चाहा बाप के गले लग के सारे दिख खिडाले। ठीक हूँ बेटा, मगर इस टाइम सब खैर तो है ना? वो उठकर इसके पास आए। सब ठीक है बाबूजी, बस मुझे बुखार था, तो आपको पता है बीमारी में आपको कितना मास करती हूँ। आंसू पलकों से बाहर निकलने की कोशिश में बेताब थे मगर उसने कंट्रोल किया। अच्छा अच्छा, आओ आओ। अपने बाजुओं के घेरे में लिए अंदर आए। कहवा लाती अम्मा ने उसे हैरत से देखा। वो जाकर अम्मा के गले लग गई। कितनी देर तक इन्होंने उसे गले लगाकर प्यार किया। देर रात तक वो इनके कमरे में ही लेटी रही, फिर अपने कमरे में आ गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मोनस की शादी के हंगामे जाग चुके थे। नमीरा के वालिदैन ने इतने बड़े घर का रिश्ता एजाज समझकर कबूल किया। भाभी शादी की तैयारियों में मगन थीं और उसका दिल अनजाने खौफ से कांपता था। कैसे में अपनी इज्जत की गवाही दोनेगी? तन्हाई में सोचकर वो रो पड़ती। इसकी खामोशी को सबने मोनस की शादी पर महमूल किया। असलाए कोई इससे कुछ सवाल भी नहीं करता था। मोनस की शादी आकर गुजर गई, मगर इसकी हालत वही थी। ढंग से ना खाने पीने की वजह से चक्करों ने तो उसका और दिल दहला दिया। इसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। सारा सारा दिल बाल बखराए कमरा बंद किए पड़ी रहती। बाबूजी ने कई बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, मगर वो हथे से अखर जाती। आज सुबह से ही बुखार था और भूख की वजह से चक्कर खाकर गिर गई। कहाँ जा रहे हैं? नमीरा किचन में चाय बना रही थी। मोनस को बाहर जाते देखा तो पूछने लगी। क्या चाहती हैं आपके हम आपको छोड़कर कहीं न जाएं? इसने पीछे से उसे बान्हन में जकड़ा। हाँ यही चाहती हूँ। वो नाज से मुस्कुराई। ठीक ही, फिर यहीं रह जाते हैं आज हम। उसने अपने गाल इसके गाल से रगड़े। क्या करते हैं? चुपता है। इसकी हल्की हल्की दाढ़ियों के चुभने से वो कसम साई। क्या करें अब आपके लिए हम चिकने हो जाएं? इसने शरारत जारी रखी। नहीं ये तो नहीं कहा मैंने, बस ये कह रही हूं कि चिपका कम करें। वो दूर हटकर खिलखिलाई। वो कप उठाकर बाहर चला। नमीरा ने तमानियत से उसे देखा। शादी से पहले इतना खड़ूस मोनस शादी कितना लॉन्ग कैरनग और रोमांटिक हो गया है।
सर एक पेशेंट है, बहुत चला रही है, बुखार इतनी तेज है मगर इंजेक्शन भी नहीं लगवाने दे रही। वो अपने केबिन में कुर्सी से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए था कि नर्स लूसी ने आकर उसे डिस्टर्ब कर दिया। सुकून का इंजेक्शन लगा दो। इसने आंखें खोलकर जवाब दिया। सर वो हाथ आए तब ना, अजीब पागल है। नर्स काफी झुंझलाई हुई थी। ओके तुम चलो मैं आता हूँ। वो स्टेथोस्कोप गले में डालकर उठा। बिखरे बाल शाल कंधे से सरक कर बाजुओं पर झूल रही थी, बिलाशुबा वो अशरा ही थी। अशरा। वो बिना किसी की परवाह किए इसके पास दौड़कर पहुंचा। वो पागलों की तरह रो रही थी। आली का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। अशरा क्या हो गया है? इसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। वो तो जैसे पहचान ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। क्या बात है भाई, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? तेज आवाज में तबरीज मुल्क बोलते हुए दाखिल हुए। वही 5 साल पहले का आली, इतना ही है रस्म, बस चेहरे पर शोखी की जगह संजीदगी की छाप थी। तुम? उनके मुंह से बस इतना ही निकला। जी मैं डॉक्टर आलीजा। वो संजीदगी से बोला और रूम से निकलने लगा। आली। इन्होंने धीमे से पुकारा। ना चाहते हुए भी आली के कदम रुक गए। वो पलटा मगर बोला कुछ नहीं। क्या मैं तुमसे माफी मांगूं तो तुम मुझे माफ कर दोगे? इन्होंने हाथ जोड़ दिए। नहीं अंकल प्लीज। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बाप की उम्र का आदमी इसके सामने हाथ जोड़े। बेटा तुम्हारे जज्बात के साथ नाइंसाफी की थी, मैंने गुरूर किया था, मैंने उसी गुरूर की सजा मिली है। मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई है, शादी कर ली है उसने दूसरी। वो रो पड़े। आलीजा दुखों के तूफान में घर गया। मैं चाहूं तो इसकी पांचों बहनों घर से निकाल दूं मगर मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे अल्लाह ताला नाराज हूं, बस मैंने ये भी अल्लाह पर ही छोड़ दिया है। अंकल प्लीज आप रोए ना, ये ले पानी पी लें। उसने पानी इनकी तरफ बढ़ाया। बेटा मुझे मुआफ कर देना। इन्होंने फिर इल्तिजा की। अंकल प्लीज आपको एहसास हो गया है कि आपने गलती की है, मुझे बस यही काफ़ी है। इसने इनके शाने पर हाथ रखा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अशरा का चेकअप कर लूँ। उसने इनसे इजाज़त चाही। क्यों शर्मिंदा करते हो बेटा? वो शर्मिंदा होकर बोले। अशरा इधर देखो। इसने उसका चेहरा ऊपर उठाया, खाली खाली आंखें लिए वो तक रही थी। मैं आलीजा। वो मुस्कुराया। आलीजा, मेरा आलीजा। वो बुड़बड़ाई। हाँ आशी तुम्हारा आलीजा। तबरीज साहब की बात पर दोनों चौंक गए। मैं तुम्हारे पास हूँ अशरा। वो उसे करीब बैठ गया। इतने दिनों से कहा थे? इसने धीमे से पूछा। कहीं नहीं, तुमसे बचकर भागा था। वो दिख से मुस्कुराया। वो नॉर्मल लग रही थी। आली ने इसे पानी का गिलास दिया तो पी गई। पानी पीने के बाद वो रिलैक्स महसूस करने लगी। अब ठीक हो? इसने गिलास इसके हाथ से लिया। मम। वो बस गर्दन हिला कर रह गई। अच्छा मैं तुम्हारा चेकअप कर लूँ अब? इसने उसे नॉर्मल देखा तो कहा। नहीं नहीं प्लीज चेकअप मत करना प्लीज। वो मन्नतें करने लगी। जैसे इस पर फिर से गशी तारी होने लगी, अली ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह थपकने लगा। वो धीरे धीरे खामोश हुई। अली ने तबरीज मुल्क को खामोश रहने का इशारा किया और उसे चुपचाप बेड पर लिटा दिया। चाय ले लें? इसने मोनस के सामने कप रखा। मम थैंक यू। वो मुस्कुराया। मोनस मोनस। परवेज मुल्क जोर जोर से उसे आवाज देते लाउंज में आए। जी अब्बू यहीं हैं ये। नमीरा उठ खड़ी हुई। ये देखो। इन्होंने एक लिफाफा इसकी तरफ फेंका। क्या है ये? इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। लिफाफा खोला तो खुल के कागजात थे। ऐसा कैसे कर सकती है वो? वही खानदानी अना हो कर आई। क्यों तुम अपनी हम उम्र के साथ इंजॉय कर सकते, वो क्यों नहीं? इन्होंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर मेरी बहनें। वो बौखलाया। अशरा तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं है और मुझे इसके इस फैसला से बहुत खुशी हुई है कि उसने पहली बार अपने लिए कुछ सोचा है। इस पे नफरत भरी निगाह डालकर वो चले गए। मोनस हार कर फिर से बैठ गया। अशरा। आली ने पुकारा। अब वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी, चीखती चलाती नहीं थी। वो आहिस्ता से बोली। कुछ बातें करो ना। इसने प्यार से उसका सर सुहलाया। मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं आली। उसने पहली बार खुद से कोई बात की। हाँ। क्यों पूछ रही हो? नॉर्मल हैं। इसके लहजे में घबराहट थी। हाँ बिल्कुल नॉर्मल हैं, बस भूख की वजह से चक्कर और बुखार थे। इसने बताया। आर यू शेवर नॉर्मल हैं? इसने थूक घूंटते हुए पूछा। क्या बात है अशरा, बताओगी नहीं मुझे? क्या बात तुम्हें इतना बेचैन कर रही? इसने परेशानी से पूछा। इसके सीने से लगकर बेतहाशा रोते हुए उसने पूरी दास्तान उसे सुनाई। अली का पूरा दिमाग हिल गया। दरवाजे पर खड़े तबरीज मुल्क पर गोया पहाड़ टूट पड़ा। आज सिर्फ इनकी वजह से इनकी बेटी इस कदर अजियत से गुजरी है। लड़खड़ाते कदमों से वो अंदर आए। आली ने निगाहें उठाकर देखा, जब्त से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। तबरीज मुल्क इसके पास बैठ अशरा का सर अभी इसके सीने से लगा था, वो अभी ससक रही थी। तबरीज मुल्क ने आखिरी बार अपना एक और फैसला सुनाया जो यकीनन बहुत अच्छा था।
7 साल बाद मम्मा ने कहा था भाई छोटा है, भाई को सामान मत देना उठाने के लिए। एक 6 साला बच्ची और 4 साला बच्चा बैठक में दाखिल हुए। मोनस ने दिलचस्पी से इन्हें देखा, यही एक कमी थी इसकी जिंदगी में। अरे अरे मेरे बच्चे आए हैं क्या? तबरीज मुल्क अपनी व्हील चेयर घसीटते आए। नाना देखे ना असको, मम्मा ने कहा है कि असको सामान नहीं देना वरना ये गिर जाएगा, मगर ये बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है ये। बच्ची ने फौरा शिकायत लगाई। ओहो अच्छा बताओ मम्मा कहाँ है आपकी? इन्होंने बारी बारी दोनों को प्यार किया। वो आ रही हैं, सामान निकलवा रही हैं गाड़ी से, पापा नहीं आए ना? बच्चे ने तौतली जबान में बताया। दोनों बड़े प्यारे थे, मोनस का दिल इनकी तरफ खींचने लगा। वैसे भी वो कोई बच्चा देखता तो उसका दिल हमकने लगता। ये कौन है नाना? बच्ची ने मोनस की तरफ इशारा किया। तबरीज मुल्क एक लम्हे को चुप हुए। ये मामू हैं बेटा आपके। नीली जीनस और रेड कर्ती में खले बालों पर गागल्स टकाया शरानत दाखिल हुई। मोनस ने गौर से देखा, पहले से ज्यादा परकशस और पहले से ज्यादा खुद एतमाद हो गई थी। बच्चे नाना के साथ अंदर चले गए थे। ये मेरी बेटी है ना, मैं बे औलाद नहीं हूं ना। उसने बेताबी से दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां से आनिया गई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे इस जिल्लत से निकाल दिया था जिसे सोच सोच कर मैं पागल हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे और अली के बच्चे हैं। इसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे मोनस ने अपने अंदर के खालीपन को और महसूस किया। तुम्हें पता है मेरे मुआफ़ कर देने के बाद भी तुम्हें ये बेऔलादी की सज़ा क्यों मिली? क्योंकि तुमने अपनी जायज़ औलाद को नाजायज़ बनाने की कोशिश करके खुदा के निज़ाम का मजाक उड़ाया था। ये कहती हुई वो अंदर चली गई जहां सब उसका इंतज़ार कर रहे थे, और मोनस खाली खाली सा वहीं बैठा रह गया।